हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। तो हम आज इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं नीट 2024 के लिए मैराथन वीडियोज, जिसमें कि हम एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो है, तो इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में ख़त्म किया जाएगा। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताई जाएंगी, साथ ही साथ आपको नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्या पूछता है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी जो कि सिलेबस पढ़ चुके हैं, बस इनको रिवीजन करना है। तो एक बार रिवीजन करने के लिए आप एक वीडियो आप ये पूरी देखिएगा तो आप लगातार चैनल पर बने रहेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और ये लिख के देता हूँ कि अगर आपने वीडियोस देखी तो आपका बहुत 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 ज़्यादा फायदा होने वाला है। बस आप कोशिश कीजिएगा कि लगातार चैनल पर बने रहें और वीडियोज़ को देखते रहें। एक बात का ध्यान रखना, चीज़ों को बार बार पढ़ने से ही अच्छा एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा मत करना कि एक ही बार पढ़ो और छोड़ दो। तो आप अगर नीट निकालना चाहते हो फुल मार्क्स के साथ, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ फुल मार्क्स के साथ, तो बस आप लगातार वीडियोस को देखते रहना तो और इसी की तरह से रिवाइज करते रहना चीज़ों को, तो आपका एग्ज़ाम एकदम बढ़िया जाने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर रहेगा। अभी हम नई एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुछ चैप्टर्स कट गए हैं, उनको हम नहीं पढ़ेंगे, या फिर जो सिलेबस में है नीट वाले उन सभी चैप्टर्स को कवर कर लेंगे, और जो नहीं आ रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। बस एंड तक वीडियो में बने रहना। थैंक यू सो मच। करते हैं शुरू। तो ये यूनिट है, यूनिट नंबर 6 12th क्लास की, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो इस यूनिट में आपको 3 चैप्टर अब मिलेंगे, पहले 4 होते थे। यहाँ पर एक है अंकल जी, इनकी फोटो दी गई है, इनसे हमें एक सवाल बनाना है कि सवाल क्या बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, पंचानन महेश्वरी इनका नाम है यहाँ से, और ये फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है। तो ये सवाल यहाँ से बनता है कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है, तो आप बता दोगे पंचानन महेश्वरी, बाकी कोई क्वेश्चन इनसे नहीं आएगा। चलते हैं आगे। चैप्टर है शुरू हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो पहला पैराग्राफ है, इसमें से कुछ नहीं आएगा, तो ये पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious, cultural value. They have been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning. At least 5 flowers of ornamental values that are commonly cultivated at homes. तो आप 5 फूल आपको पता ही है कौन कौन से लगाते हैं, उसको देख लेना। And find out the name of the 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family. Have you heard of floriculture? तो यहाँ से एक सवाल हमें मिलेगा कि भैया फ्लोरिकल्चर क्या है। तो आप ध्यान रखना, फूल जो लगाना होता है, मतलब फूल का जो बागान या गार्डनिंग करते हैं, उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है ना। चलो, टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आप ध्यान रखना कि जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की जगह होती है वो मतलब फ्लावर होता है। तो फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन है प्लांट का। एंड इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। फिगर 1.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर। एक बार फूल को ध्यान से देख लो। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बना हुआ है, इसमें आपको सेपल दिखाए हैं। आपको पता है सेपल का जो वर्ड होता है उसको कैलिक्स कहते हैं। आपको दिखाया गया है एंथर फिलामेंट, इनको मिला जुला के स्टेमन कहते हैं। और आपका जो पेटल्स हैं, पेटल का वर्ड जो है वो आपका कोरोला कहलाता है। आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ये आपको पता ही है, कार्पेल है, या फिर आप इसको कहते हैं पिस्टिल। ठीक है ना। तो बाकी आपको पता है फीमेल पार्ट के जो जितने भी कार्पेल हैं सबको मिला जुला के गायनीशियम, और जो आपका मेल पार्ट है स्टैमन्स को मिला करके एंड्रोशियम बनता है, और जो आपको पता है पेटल्स को मिला करके कोरोला, सेपल को मिला कैलिक्स। ठीक है ना। तो ये फ्लावर है, इससे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो हमें केवल यहाँ पर स्टैमन वाले पार्ट से काम है, और दूसरा हमें पिस्टिल वाले पार्ट से काम है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा स्टाइल है, स्टिग्मा है और ओवरी है। यहाँ कहीं अगर आप जाओगे ओवरी के अंदर तो यहाँ पर आपको ओव्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, पहला हेडिंग हमारा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पहले बात होगी, उसके बाद फीमेल के बारे में बात होगी। चलिए देखते हैं। लिखा है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस. Several hormonal and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of the floral primordium. तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये लाइन याद कर लेंगे आप। पूछेंगे कि भाई वो सारे फूल जो खिलते हैं उनमें हॉर्मोन्स का रोल होता है, तो आप बता देना हाँ जी होता है। And inflorescences are formed which bear the floral bud and then the flower.
In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. You would recollect that androecium consists of the whorls of stamen. तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। और आपको दूसरा पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं इसको, गायनीशियम जो है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि एक 4th नंबर का वर्ड होता है टिपिकल फ्लावर का। टिपिकल फ्लावर में 4 वर्ड होते हैं, आउटर कैलिक्स, इनर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, फिर गायनीशियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम इन पोलन ग्रेन। तो ध्यान से देखते हैं। देखो ये एक टिपिकल एंथर दिया है, फोटो देख लो फटाफट से। टिपिकल एंथर के अंदर आपको दिख रहा होगा ये एक बाइलॉब्ड एंथर है। बाइलॉब्ड एंथर के अंदर आपको दिखेगा बीच में एक कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। ये इनको जोड़ के रखता है, कनेक्टिव फ्लावर का स्टेराइल पार्ट होता है। इसके बाद आपको नीचे मिलेगा फिलामेंट। ये वाला पार्ट फिलामेंट का डिस्टल एंड होता है, और नीचे वाला जो होता है ये आपका होता है प्रोक्सिमल। तो ध्यान रखना, प्रोक्सिमल पार्ट जो है ये उसका पेटल से या फिर स्टैमन वाले या फिर आपका थैलेमस से लगा होता है। यहाँ पर आपको इसकी सेक्शन कटिंग दिख रही है, इसमें आपको दिख रही होंगी 4 चीज़ें, जो 4 पॉलन सेक्स हैं। यही पॉलन सेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यही पॉलन सेक्स जब इमेच्योर होती हैं तब ये माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। अभी बाद में जब इनमें पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो ये बन जाती हैं पॉलन सेक्स। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लाइन ऑफ डाइजेशन का मतलब है यहीं से एंथर खुलता है, जहाँ से एंथर खुलता है उस जगह को स्टोमियम कहते हैं, ठीक है ना, ये वाली बात है। चलो अभी देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है the figure 1.2a shows the 2 parts of the typical stamen, the long and the slender stalk called the filament, and the terminal generally bilobed structure called the anther. Generally bilobed है, ध्यान रखना, हमेशा नहीं। The proximal end of the filament is attached to the thalamus। ये नीट में आया था एक बार, तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना। इस बार डिस्टल एंड पूछ लेंगे तो देख लेना। एंड द नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर इन डिफरेंट स्पीसीज। तो लंबाई जो है वो अलग अलग हो सकती है। इफ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर एंड अरेंज दैम ऑन ए स्लाइड, यू वुड टू बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज एंड सीन द इन नेचर। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। तो यार ऐसा होता है, फिलामेंट से एंथर का जुड़ने का तरीका होता है अलग अलग। बेसिफिक्स होता है, डोर्सिफिक्स होता है, वर्सटाइल एंथर होता है, इस तरह के टाइप्स है, तो आपको नहीं जानने हैं। नीचे लिखा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। हमने बताया अभी बाइलोब्ड होता है, 2 लोब है एंथर की। उसके बाद लिखा है दे हैव 2 थीका, एक लोब में 2 थीका होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डायथीकस। फिर लिखा है ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। तो मतलब पूरा जो चैम्बर होता है, थीका होता है, उसको काटती है, एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है वो उसको पूरे को नीचे तक बाइसेक्ट कर रही होती है। Let us understand the various type of tissue and their organization in the transverse section of an anther. The bilobed nature of the anther is very distinct in transverse section of the anther. The anther is 4-sided, 4-sided होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हर एक किनारे पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, इसलिए एंथर आपका टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। आगे लिखा था माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर टू फॉर्म पॉलन सेक्स। तो यार जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो उसके बाद वो क्या कहलाएगी, पॉलन सैक कहलाएगी। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड द पैक्ड विद पॉलन ग्रेन। तो ये ध्यान रखना, उनके अंदर क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन। आप आगे समझ जाओगे कैसे भरते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम से पहले आप अगले पेज पर डायग्राम है उसको देख लें, फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखो सीधा सीधा पढ़ो, समझने पे ज़्यादा मत जाना। सीधा इन्होंने दिखाया है कि भाई एक एंथर है, किनारे पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, आपको सीधा याद कर लेना है। माइक्रोस्पोरेंजियम किस में होती है, माइक्रोस्पोरोफिल में होती है। इसका मतलब एंथर जो है वो कहीं ना कहीं माइक्रोस्पोरोफिल को रिजेंबल करता होगा। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 दिख रही है, 1 2 3 और 4 टिपिकल एंथर है, ये इसका मतलब माइक्रोस्पोरोफिल है। और इसमें आपको लेयर्स दिखाई गई हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं लेयर। नीट में ये सवाल जरूर आता है कि भाई लेयर बताओ, आउटर से इनर, इनर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसे। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर है एंडोथीशियम, उसके अंदर है मिडिल लेयर्स, उसके अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल से पहले, चौथी लेयर है टेपेटम, उसके अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से पहले हम कह सकते हैं कि दीज आर द स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, बाद में वो बन जाती हैं अलग अलग होकर के सेल्स, ठीक है ना। तो लेयर जरूर याद रखना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। टेपेटम के बारे में हम फंक्शन 1-2 पढ़ेंगे, अभी आगे बताऊंगा क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके, पर ये इंपॉर्टेंट है, टेपेटम से सवाल नीट में आते हैं। आउटर टू इनर जान लेना, इनर टू आउटर जान लेना, ठीक है ना। चलिए, सारी सेल्स जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये डिप्लॉयड होती हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। 2n होती है, सारा स्ट्रक्चर ही 2n है। प्लांट स्पोरोफाइट है तो सारा कुछ 2n होगा।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ ये खुला हुआ एंथर है, मैच्योर एंथर है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है पोलन ग्रेन्स भी बन गए हैं। पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकल रहे हैं, एंथर का डाइजेशन हो चुका है। इसमें आपको दिखाया गया है कि ये स्टोमियम है। यहाँ पर एक जगह होती है जहाँ पर जो आपका एंडोथीशियम की लेयर रहती है वो पतली होती है, यहाँ पर आपका एंथर यहाँ से खुल जाता है, ठीक है ना। चलिए सेंटर में आपको पता है ये कनेक्टिव है जो कि दो लोब को जोड़ता है। कनेक्टिव के बारे में कभी सवाल आता है तो कनेक्टिव एक स्टेराइल टिश्यू है, ये सवाल इसका जरूर आता है पेपर में, ठीक है। चलिए अभी अपन पीछे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन एंड इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। जनरली लिखा है तो इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। एंड द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम एंड द आउटर 3 वॉल, ये नीट में आता है सवाल, मार्क कर लेना, क्वेश्चन है। आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर। तो ये लाइन है, ये जरूर पूछी जाती है कि कौन सी लेयर्स होती है प्रोटेक्शन में काम करती है, एंडोथीशियम जो है वो डाइजेशन में भी मदद करती होती है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज कॉल्ड एज टैपेटम, ये नीट में आता है, बोर्ड में आता है, ध्यान रखना। इनर मोस्ट लेयर जो है वो नरिशमेंट करती है पोलन ग्रेन्स का, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करती होती है। टैपेटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाएगा जरूर। आगे लिखा है जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, तो इसके अंदर आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ऐसा होता है क्यों? तो ऐसा होता है एंडोमाइटोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हो जाता है ऐसा, मतलब सेल डिवाइड नहीं करती और न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, बस ऐसा है, ठीक है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous mass of cells called the sporogenous tissue। तो यार जब आपका एंथर यंग होता है तो उसके अंदर आपका सेल्स नहीं होती हैं, उसके अंदर सीधा सीधा टिश्यू भरा होता है। तो आपको ध्यान रखना है स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड होता है। बाद में स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स जब अलग हो जाती हैं, वो अलग होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती हैं, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है कि आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो कुछ नहीं है, एंथर के अंदर जो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी ये है डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसके अंदर आपका मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद आपको पता ही है क्या होता है, 4 सेल बनेंगी, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये, जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोर हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। एक टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेट्राड होते हैं, हमें नहीं जानना है, यहाँ पर आप इसे देख लें बस। तो ये है टेट्राहेड्रल जो कि डाइकोट में मिलता है, और 4 माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड है, क्योंकि आपको पता है मियोसिस हो चुकी है, एक इसके पीछे है, तो वो बने हैं, अभी इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिखा है द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोन meiotic डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। व्हाट वुड बी द प्लॉइड ऑफ द सेल्स? तो प्लॉइड आपको पता है हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड, ठीक है ना। चलो फिर यहां देखते लिखा है एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू, ये नीट में आने वाला सवाल है, जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। यहाँ लिखा है कि एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब ध्यान रखना फीमेल वाला जब आप पढ़ोगे तो वहाँ जो मेगास्पोरेंजियम होगी वहाँ सारी सेल मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनती है, मेल में ही ऐसा होता है। इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। सारी की सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती हैं। नीट में आने वाला सवाल है, मार्क कर लेना। The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called as the microsporogenesis। क्या कहते हैं? Microsporogenesis। The microspores as they are formed are arranged in a cluster of cells that is tetrad। तो tetrad के types होते हैं। As the anther mature and dehydrate, ध्यान रखना mature होकर के dehydrate होता है, तो वहाँ जहाँ स्टोमियम होता है वहाँ से अंदर की तरफ मुड़ जाता है और खुल जाता है। लिखा है the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain। तो आप ये ध्यान रखना, आपको एक लाइन याद करनी है कि स्पोर जो होते हैं वो डेवलप करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, है ना, हैप्लॉइड स्पोर्स ऐसा करते हैं। तो ध्यान रखना माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे और मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे जो कि आपका है पोलन ग्रेन। क्या है? पोलन ग्रेन, ठीक है। देखो लिखा है कि भैया वो सारे माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे, फिर बाद में वो कैसे पोलन ग्रेन बनते हैं ये आप समझोगे। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस है वो आपको सिखाऊंगा। लिखा है इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद डाइजेशन ऑफ एंथर। पोलन ग्रेन क्या है पहले आप समझ लो, कैसे बनता है, क्या डेवलपमेंट होता है, एक बार देखते हैं। फोटो दिया है अगले पेज पर, उसको देखते हैं फिर आगे वापस आएंगे। यहाँ पर एक टेट्राड दिखा है, इसको लिख लेना, ये है आइसोबाइलेटरल टेट्राड जो कि आपका मिलता है मोनोकोट में, ठीक है ना, और वो वाला आपका मिलता है डाइकोट में टेट्राइडल।
यहाँ लिखा है एक माइक्रोस्पोर है, इसके बाहर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको इसकी माइक्रोस्पोर की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसके बाहर आपको लेयर मिलेंगी। आउटर लेयर जो है वो एक्साइन है, उसके अंदर वाली लेयर इंटाइन है। ये किसकी बनी है इस पर अभी बात होंगी। और आप ध्यान रखना अंदर मेम्ब्रेन भी होती है, मेम्ब्रेन के इंटाइन और एक्साइन, ठीक है। देखिए फिर इसमें होता है माइक्रोस्पोर के अंदर जल्दी से माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस में, और क्योंकि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो ये 2 सेल बनाएगा। अभी देखना इसमें माइटोसिस होगी, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियस बनेंगे। एक न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा इर्रेगुलर सा रहेगा, मतलब इर्रेगुलर शेप का होगा, ये वाली ध्यान रखना बात। और फिर सेल के अंदर ही एक सेल बनेगी जिसको अपन कहते हैं जनरेटिव सेल। तो जो बड़े वाली सेल है जो माइक्रोस्पोर था, अभी वो कहलाएगा वेजिटेटिव सेल, या फिर अपन इसको बोलते हैं ट्यूब सेल कह सकते हैं। आपको समझ आएगा आगे चल के। ये भी हैप्लॉइड है, ट्यूब सेल भी, और जेनेटिव सेल भी हैप्लॉइड है, जो कि आपकी बनी है अभी अभी। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि जेनेटिव सेल कैसी होती है, इसकी शेप बताई जाएगी, स्पिंडल शेप होती है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है। और जेनेटिव सेल का जो भविष्य है वो ये है कि फर्दर ये माइटोसिस करके दोबारा से 2 मेल गैमेट बनाएगी, इसका ये फ्यूचर है, ठीक है ना। तो तभी अपन अपना जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल का हो जाएगा। अब ये 2 सेल का है, वेजिटेटिव और जेनेटिव। ये कैसे हुआ है, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुई है, उसके बाद सेल के अंदर सेल बनी है। ध्यान रखना सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर क्या है, ये है पोलन ग्रेन, सेल विद इन सेल, ठीक है। 3 सेल का बनेगा बाद में, पहले ये 2 सेल बनेगा, फिर ये जेनेटिव सेल डिवाइड करेगी और ये 2 बना लेगी मेल गैमेट, तब ये 3 सेल का हो जाएगा। फोटो के नीचे लिखा भी है, ध्यान से देख लो, लिखा है माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन। मतलब ये जरूर ध्यान रखना माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन नहीं होता, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन नहीं होता, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनता है, ध्यान रखना। दैट इज द मेल गैमेटोफाइट। 2 सेल का है तो कह सकते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, अगर 3 का है तो मैच्योर है, ठीक है। चलो वापस देखते हैं क्या है। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, इसके बाद आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे कुछ फोटो है, इनको भी देख लो। इनमें से आपको दिखाया है कि वही बहुत सुंदर डिजाइन जो पोलन ग्रेन का होता है, बाहर की तरफ एकदम बिल्कुल बाहर जो लाइन होती है वो आपकी किताब में नहीं है, उसको बोलते हैं टैक्टम। क्या बोलते हैं, टैक्टम। क्योंकि जो आपका एक्साइन वाली लेयर है वो ना सेक्साइन नेक्साइन 2 में डिवाइड होती है, उसके बाद फर्दर डिवीजन होते हैं, उसके बाद जो आउटर लेयर होती है वो टैक्टम होती है। टैक्टम जो है वही इसकी जो बेहतरीन सुंदरता जो इसकी है, खूबसूरती है, उसको बनाने का काम करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो लिखा है पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो ये क्वेश्चन है, पूछा जाएगा मेल गैमेटोफाइट कौन है। कभी कभी माइक्रोस्पोर आता है पेपर में, तो ध्यान देना जब पोलन ग्रेन ऑप्शन में नहीं होगा तो लगा देना माइक्रोस्पोर, ठीक है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, तब आप देखोगे हिबिस्कस मतलब ये चाइना रोज की बात हो रही है, हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस। और उसके अंदर कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर देखोगे तो आपको येलोविश कलर का पाउडरी जो मिलेंगे, पाउडर जैसा कुछ मिलेगा, तो वो आपके पोलन ग्रेन्स हैं। ये देख लेना आप स्लाइड के अंदर डाल के, ऐसा ये बोल रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है इसकी। हम सीधा सीधा यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ लिखा है पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। सवाल आएगा कैसी शेप होती है, बता देना स्फेरिकल होती है। मेजरिंग अबाउट 20 to 50, ये साइज याद रखना है, 25 to 50 माइक्रोमीटर का साइज है। इट हैज ए प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये बहुत पूछे जाते हैं भाई, स्पोरोपोलिन की बनी होती है और जो कि रेजिस्टेंट है, जिसके ऊपर कोई जो है काम नहीं करता आपका, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। ये वाली बात ध्यान रखोगे, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, ये वाली बात ध्यान रख लेंगे, ठीक है। एक जगह ध्यान रखेंगे कि एक जगह पर एक्साइन होती है, वहां पर एक्साइन में छेद होता है, तो एक्साइन के अंदर अपर्चर होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं, वहीं से आपका पोलन ग्रेन ग्रो करता है, मतलब पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब इंटाइन का एक्सटेंशन होता है, एक्साइन का नहीं। बस ध्यान रखना जहाँ एक्साइन नहीं है वो जर्म पोर है। डिपेंड करता है कितने जर्म पोर है, 3 भी होते हैं, 1 होते हैं, वो डिपेंड करता है। मोनोकोट में जर्म पोर नहीं होते, ठीक है ना, जर्मिनल फरो होती है, तो यहाँ बताया नहीं गया, तो जानना भी नहीं है। लिखा है कि भैया जर्म पोर जो है वो वहाँ होता है जहाँ एक्साइन नहीं होती है, जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन की वेल प्रिजर्व होते हैं, ये भी सवाल है, स्टेटमेंट आएगा कि पोलन ग्रेन जो है वो प्रिजर्व होते हैं फॉसिल की तरह। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि इसके ऊपर जो स्पोरोपोलिन की परत चढ़ी होती है वो इसको खराब नहीं होने देती, ऐसा। फिर लिखा है द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? तो प्रोटेक्शन के लिए हार्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जर्म पोर का फंक्शन पूछा है, जर्म पोर का फंक्शन है वहां से पोलन ट्यूब निकलेगी, पोलन जर्मिनेशन होगा। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, तो हमें पता है इंटाइन किसकी बनी है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की, सवाल आएगा।
द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखना है पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होती हैं, मतलब सीधे सीधे नहीं होती, माइक्रोस्पोर से बनती हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारा फूड होता है, उसके अंदर इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, एंड द जेनेटिव सेल इज स्मॉल। ध्यान रखना जेनेटिव सेल कैसी है, छोटी है, वो उसके अंदर तैरती है। मैंने बोला सेल विद इन सेल पूछेंगे, बता देना। सवाल आएगा इसकी शेप कैसी है, स्पिंडल शेप है, साइटोप्लाज्म डेंस है, न्यूक्लियस सही है, छोटा सा, ठीक है। फिर लिखा है 60% पौधों में ऐसा होता है कि एंथर जब फटता है, एंथर जब खुलता है तो आपका पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में ही रहता है। 60% में ऐसा होता है, जबकि 40% में ऐसा होता है कि जो आपकी जनरेटिव सेल है वो वहीं के वहीं मेल पार्ट पे ही आपकी डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देती है। जबकि 60% में ऐसा होता है कि ये पोलन ग्रेन आपके किसी भी पोलन एजेंसी के द्वारा उड़ते हुए या फिर किसी भी मतलब इंसेक्ट के द्वारा किसी के द्वारा भी फीमेल वाले पार्ट पर पहुंचते हैं, यानी स्टिग्मा पर जाता है, वहां जाकर के पोलन ट्यूब बनती है, वहां जाकर के पोलन ट्यूब में जाकर के जो आपकी जेनेटिव सेल है वो डिवाइड करती है माइटोसिस से और फिर बनाती है 2 मेल गैमेट, ठीक है। लिखा है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होता है, 2 सेल स्टेज में एंथर फट जाता है, बाकी में आपका ऐसा नहीं होता है, 3 सेल में होता है। तो आपको नीट में जो आएगा पूछते हैं 3 सेल्ड स्टेज जब होती है तो भैया बताओ में आपका जो पोलन ग्रेन है 3 सेल्ड स्टेज में कौन कौन सी सेल होती है उसके अंदर, तो आप बताओगे 2 मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल, ओके। चलो फिर लिखा है यहाँ पर एक सवाल है, धीरे याद कर लो कि पोलन ग्रेन एलर्जी करते हैं, बिल्कुल भैया, ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स करते हैं, अस्थमा करते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं। पूछेंगे किसके तो आप बताओगे पार्थेनियम, कैरेट ग्रास के, बाकी बहुत चीनोपोडियम के करते हैं, ग्रासेस के ज़्यादातर करते ही हैं। तो आपको पर दिया नहीं है तो ध्यान रखना इतना। ये सवाल एक और बताऊं कि आपका जो पार्थेनियम है ये एक वीड है जो कि इंडिया में भेज दिया गया था वीट के साथ में, किसके साथ में, वीट के सीड के साथ में भेजा था कंटामिनेंट के तौर से, और अभी आजकल वहाँ क्वारंटाइन कंट्रोल बनाया गया है जो कि आपका इस चीज़ों को देखता है, अब नहीं होता ऐसा, ठीक है, जहाँ पर आते हैं शिप वगैरह, ठीक है ना। तो फिर यहाँ लिखा है एक लाइन यहाँ से याद करनी है कि पोलन कंजप्शन जो है वो आजकल परफॉर्मेंस बढ़ाने को दिया जाता है, टैबलेट की फॉर्म में पोलन होते हैं, बी पोलन मिलता है और ये एनर्जी वाल देता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, तो ये रेस हॉर्सेस को और एथलीट्स को खिलाते हैं, ठीक है। When once they are shed, अब यहाँ पर पोलन वायबिलिटी की बात है, सीधा सीधा सवाल है, याद कर लेंगे कि पोलन ग्रेन जब गिर जाते हैं, मतलब जब डाइजेशन हो जाता है एंथर का, उसके बाद वो कितनी देर तक पोलन ट्यूब बना सकते हैं, कितनी देर तक वो अपना काम कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी वगैरह पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसा टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, तो इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको याद करना है, क्या याद करना है कि भैया 30 मिनट राइस और वीट के पोलन ग्रेन 30 मिनट में अपनी जो वायबिलिटी है उसको लूज कर देते हैं, जबकि इन तीनों का नाम याद करना है सम्मान के साथ, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, तीनों फैमिली जो है ये आपकी क्या करती हैं, ये इनमें आपका महीनों तक भी रह सकता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है मंथ्स, तो ये ध्यान रखना, यही सवाल है, सीधा सीधा पूछेंगे, बता देना, ठीक है। फिर आपको पूछेंगे अगर आपको पोलन ग्रेन को सेव करना है तो आप कैसे सेव करोगे, तो आप बता दोगे कि भैया लिक्विड नाइट्रोजन में सेव करेंगे, जिसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, तो ये बता दोगे, ठीक है। तो कभी कभी आता है क्रायो प्रिजर्वेशन एट, तो आप बताओगे लिक्विड नाइट्रोजन, इसका टेम्परेचर पूछते हैं -196 डिग्री सेल्सियस कर दोगे, ठीक है। चलो फिर राइडिंग है द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक, तो भैया बढ़िया है, यहाँ से पढ़ते हैं आगे। फीमेल वाला पार्ट लिखा है द गाइनिशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। द गाइनिशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, अगर एक है तो मोनोकार्पलरी, कई सारे हैं तो मल्टीकार्पलरी, आपस में जुड़े हैं तो सिनकार्पस, आपस में फ्री हैं तो एपोकार्पस। एपोकार्पस के एग्जांपल 11th की बुक में दिया, लोटस रोज, लोटस रोज 11th से याद कर लेना जरूर, ठीक है। यहां लिखा है हर एक पिस्टिल में 3 चीज होती हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखोगे, जिस पर कि आकर के पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। स्टाइल जो है वो एक लंबा सिलेंडर लाइक पार्ट है, नीचे का फूला हुआ पार्ट ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर जो चैम्बर होता है उसे ओवेरियन लोक्यूल कहते हैं। एक जगह होती है जहां प्लेसेंटा होता है, जिस पर आपके ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजियम लगी होती है। ध्यान रखना यहां पर एक बात, मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कब कहते हैं, तब कहते हैं जब वो इंटेग्यूमेंटेड हो। इंटेग्यूमेंटेड का मतलब है उसके ऊपर कवर होने चाहिए, ठीक है ना।
कवर होने चाहिए। कवर मतलब इंटेगुमेंट्स हैं तो वो ओव्यूल है। समझ रहे हो ना बात? ठीक। फिर आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी। ओके, ये तो हो गया। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, तो आप पढ़ लोगे, वो 11th क्लास में है ना, वहाँ से पढ़ोगे। मार्जिनल है, एक्सियल है, एक्साइल है, पैराइटल है और बेसल है, ठीक है ना, फ्री सेंट्रल है। तो अभी अपन यहाँ फोटो देखेंगे, फोटो के नीचे से सवाल आएंगे, आप कर दोगे, ये पूछा जाएगा यहाँ पे कि भाई हिबिस्कस जो है उसके अंदर कैसी ओवरी है, तो आप बता दोगे दिया नहीं है, पर ध्यान रखोगे सिनकार्पस है और एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। और इसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर नीचे दो नाम, पैपावर है, अफीम है, पैपावरेसी फैमिली का ये मेंबर है, ओपियम पोपी ये सिनकार्पस है, और आपका दिया है माइकेलिया, ये आपका एपोकार्पस है। ध्यान रखना एपोकार्पस के ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है किताबों में, आपकी 3 ही है, एक माइकेलिया है और 2 वहाँ है 11th में, लोटस रोज, वो कर लेना, ठीक है। और ये फोटो देख लेना ऐसे ही, कोई बात नहीं इसमें से, ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ पर एक फोटो दिया गया है ओव्यूल का, जो कि मेगास्पोरेंजियम है। क्या है? मेगास्पोरेंजियम। समझ रहे हो ना मेगास्पोरेंजियम क्या? भाई मेगास्पोरेंजियम फीमेल पार्ट है, जैसे कि वहाँ एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम था, वहाँ पर आपका मेल गैमेटोफाइट बना है ना अभी, पोलन ग्रेन। ऐसे ही यहाँ पर ओव्यूल है, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है, इसमें बनेगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट। समझ रहे हो? वहाँ पर मेल गैमेट बने हैं, यहाँ बनेगा फीमेल गैमेट। तो क्या है पहले ओव्यूल, इसको समझ लें, देख लें ध्यान से। देखो ये ऐसे उल्टा बना हुआ है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ सीधा, तो एक बार आप उसको देख लेना ध्यान से, समझ आएगा फिर। जैसे मान लो ये आपका है ओव्यूल ऐसा, ठीक है ना, ये मान लो ऐसा ओव्यूल है आपका। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखोगे, जो ये स्टॉक दिख रही है आपको नीचे वाली, ये स्टॉक है फ्यूनिकल, ठीक है ना। ये है इसका माउथ माइक्रोपाइल, मैं कुछ बताऊंगा ध्यान से देखना। इसके बाद इसके पास होते हैं इंटेगुमेंट्स, दीज आर कवर, 2 इंटेगुमेंट्स हैं तो बाइटैगमिक, और अगर मान लो एक है तो यूनिटैगमिक, वो जिम्नोस्पर्म में होता है। और इसके बाद आपको ये अंदर वाला पार्ट होता है टिश्यू इसके अंदर, इसे कहते हैं न्यूसेलस, जो कि डिप्लॉयड टिश्यू है। इसका ये उप पार्ट ये वाला कहलाता है चेलेजा। अब आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान रखना है कि ये ओव्यूल जो है अपनी इस फ्यूनिकल पर, जो ओव्यूलर बॉडी है ये ऊपर वाली इतनी, ये ओव्यूलर बॉडी अपनी फ्यूनिकल पर 180 डिग्री टर्न्ड है। नॉर्मली ओव्यूल के टाइप होते हैं ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, इस तरह से, पर आपको एनाट्रोपस ओव्यूल दिया है क्योंकि 82% 82% प्लांट में यही पाया जाता है, जो कि ओव्यूलर बॉडी 180 डिग्री टर्न्ड है अपने एक्सिस पर। इसमें इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई है कि जो चलाजा जो पार्ट होता है, बेस आधार होता है, वो ऊपर दिख रहा है आपको, और जो माइक्रोपाइल टिप है वो नीचे दिख रही है। ध्यान रखना, जब आपका टिप, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक साथ हो जाएं तो ओव्यूल आपका एनाट्रोपस हो जाता है। तो इसीलिए आपकी किताब ने क्या किया है, जो फोटो बनाया है वो सीधा कर दिया है, मतलब चलाजा आप समझ लेंगे कि चलाजा बेस है, ऐसे ही माइक्रोपाइल टिप है, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। और ये आपका फ्यूनिकल यहाँ से कहीं निकला हुआ है, यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस ओव्यूल के अंदर एक और खास बात होती है कि फ्यूनिकल जो है बॉडी के साथ चिपक जाती है ऐसे, तो भैया यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे कहते हैं रेफे। तो ये पूछते हैं कि रेफे किस ओव्यूल में है, तो आप बता दोगे एनाट्रोपस ओव्यूल में रेफे मिलता है। ओके, चलिए फिर यहाँ पर ये अटैचमेंट पॉइंट है हाइलम, इसको पूछेंगे, आगे पढ़ेंगे भी हम। ये फ्यूनिकल इसकी स्टॉक है जो कि प्लेसेंटा से ओवरी के अंदर जुड़ी होगी। माइक्रोपाइल पोर है इसका, माइक्रोपाइलर पोल है। आउटर इंटेगुमेंट जो है ये कवर है, इनर इंटेगुमेंट ये भी कवर है। बाद में ये जब ये मेगास्पोरेंजियम यानी कि जो ओव्यूल है इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा सीड। सीड के बाद ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट बन जाएंगे सीड कवर, ठीक है ना। जो ओव्यूल कवर है वही फर्दर भविष्य में सीड कवर बनेंगे। न्यूसेलस है जो कि डिप्लॉयड फर्टाइल पार्ट है इसका। इसके बाद इसमें एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगी ये मैं समझाऊंगा, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ आई हुई। ओव्यूल है, इसमें खास बात ध्यान रखनी है, बहुत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भैया जो चलाजा है वो बेस है, चलाजा जो है बेस है, चलाजा बेस है, चलाजा बेस है, चलाजा बेस है। ऊपर दिखा रखा हो, नीचे दिखा रखा हो, बस वो बेस है, ठीक है ना। बस माइक्रोपाइल क्या है, टिप 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 टिप, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका रेसुपिनेट ओव्यूल, 180 डिग्री टर्न्ड ओव्यूल। तो आपको पूछा जाएगा, कर देना। अभी अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि
यहाँ पे एक सवाल मिलेगा, आपको ये याद कर लेना है कोशिश करके कि द मेगास्पोरेंजियम, सॉरी इसके ऊपर वाला याद कर लेना कि भैया मैनी ओव्यूल्स होते हैं आपके, जैसे कि लिखा है वीट पैडी मैंगो में एक ही ओव्यूल होता है, एक ओवरी में, और पपाया वाटरमेलन ऑर्किड वगैरह में बहुत सारे होती हैं। ठीक है, तो ये पूछ ले कोई तो बता देना यहाँ से। लिखा है द मेगास्पोरेंजियम द ओव्यूल द लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज स्मॉल structure attached to the placenta by means of stalk called funicle. The body of the ovule fuse with the funicle in the region of called hilum. Thus hilum represent the junction between the junction वाला सवाल बनेगा, मार्क कर लेना। फ्यूनिकल और ऐसे पूछेंगे ओव्यूल और फ्यूनिकल की जंक्शन क्या है, तो आप बताओगे हाइलम है। ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप, या तो 1 होगा तो यूनिटैगमिक, 2 है तो बायोटैगमिक। बायोटैगमिक आपको पता ही है, यूनिटैगमिक जिम्नोस्पर्म में मिलता है। Integuments encircle the nucellus except the tip where a small opening called as the micropyle, वहां से सीड बाद में सांस लेता है। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड द चेलेजा एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो ये एक पत्थर है भैया, ये याद कर लेना, ये भयंकर लेवल का सवाल है। चेलेजा इज द बेस, इस पर आगे सवाल बनेंगे। ठीक है, चलो फिर लिखा है एनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट्स इज मास ऑफ सेल। इंटेगुमेंट के अंदर मास ऑफ सेल है, उसे कहते हैं न्यूसेलस। फर्टाइल पार्ट है, डिप्लॉयड होगा, प्लीज हाँ ध्यान रखना। एंड द सेल और न्यूसेलस कोल्ड अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक उसके अंदर बनेगी, अभी नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे बनती है। उसी को अपन कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये ध्यान कर लेना कि फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, तो ज्यादातर ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होती है, एक ही एम्ब्रियो बनता है। अगर लिखा है मेगास्पोरोजेनेसिस, एक बार छोटा सा प्रोसेस है, समझा देता हूँ क्या है। कुछ नहीं है, देखो यहीं देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं, यहाँ देखो ऐसा है कि भैया मान लो ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर पता क्या होता है, न्यूसेलस की कोई सेल जो कि माइक्रोपाइल की तरफ है, यहाँ पर टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल की तरफ बड़ी हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है और एक सेल बनाती है, जिसे आपको वही पढ़ना है जो किताब में है। मैं पढ़ा तो और भी सकता हूँ, पर वो नहीं जानना है, नीट में नहीं आएगा ना। ये देखो, तो ये एक डिप्लॉयड सेल है जिसको अपन कह रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। और कुछ नहीं होगा, इसके अंदर अब मियोसिस होगी यहाँ पर, जैसे कि फिर से हम बनाते हैं ओव्यूल, ये फिर से हमारा ओव्यूल है, अरे गंदा बन गया यहाँ पे। और इस ओव्यूल के अंदर अभी क्या हुआ है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल थी, इसने मियोसिस कर ली, खुशी खुशी मियोसिस करके इसने 4 जो है वो आपके मेगास्पोर बना लिए। अब 4 मेगास्पोर में खास बात ये हुई कि जो चेलेजा की तरफ था, यानी बेस की तरफ जो था, वो आपका बच गया है फंक्शनल। ये है आपका फंक्शनल ओव्यूल, सॉरी फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो 3 हैं आपके, ये हैं आपके डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब ये आपके खत्म हो जाते हैं, ये बचेंगे नहीं बेचारे। ठीक है, तो अपन अभी देखेंगे कि पूरा ओव्यूल जो था उसके अंदर सारी सेल ने मियोसिस नहीं करी है। एक सेल जो थी मेगास्पोर मदर सेल, वो डायरेक्टली बन जाती है, डिफ्रेंशिएट होकर के बनती है। और इसके और भी तरीके हैं, पर ये जान लो आप इतना ही। और ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस करके आपके 4 जो है वो मेगास्पोर बनाएगी, और 4 में से 3 जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ वाले डीजनरेट हो जाएंगे। उसके बाद एक बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर। आपको बताया था अभी, मेगास्पोर हो माइक्रोस्पोर हो, उनका भविष्य होता है गैमेटोफाइट। क्या होता है, फर्दर मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये भी बेचारा क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, चलो यह है मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ लिखा है कि मेगास्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स from the megaspore mother cell is called as the megasporogenesis. Ovule generally have differentiate a single megaspore mother cell towards the micropylar region. तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ से आपको एक अच्छा सवाल बनेगा, ये वाला यहाँ से पूछेंगे कि ओव्यूल किधर बनाता है, मतलब वो मतलब किधर की साइड बनाता है। तो ध्यान रखना माइक्रोपाइल रीजन की तरफ ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर एक फोटो है, देख लो फोटो ध्यान से फटाफट से। इसमें हुआ ये है कि एक मेगास्पोर मदर सेल थी, ये थी डिप्लॉयड, इसने कर ली मियोसिस 1, इसके बाद बन गया डायड, मतलब 2 मेगास्पोर जो कि हैप्लॉयड होंगे। आपको पता है सेल जो है मियोसिस 1 के बाद ही हैप्लॉयड हो जाती हैं, ठीक है ना, भले ही उसके अंदर अभी डिवीजन एक बार और होना है। तो उसके बाद ये करेगी मियोसिस 2, उसके बाद बनेंगे 4 मेगास्पोर यानी मेगास्पोर टेट्राड। तो वो सारे होंगे आपके हैप्लॉयड एन। ओके, कैसे होंगे, एन होंगे। तो अभी अपन ध्यान देखेंगे, हमने बताया था माइक्रोपाइल की तरफ वाले 3 बेचारे
डीजनरेट हो जाएंगे। इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बचेगा एक नीचे वाला नहीं, सॉरी, हाँ वही नीचे वाला चेलेजा वाला, ये है फंक्शनल मेगास्पोर। तो अभी क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर जो है फर्दर क्या करेगा, उसके अंदर चलेंगी माइटोसिस, वो भी फ्री न्यूक्लियर। देखो मान लो ये है फंक्शनल मेगास्पोर, सही है, ये है हैप्लोइड बेचारा, इसके अंदर चलेगा माइटोसिस, एक तरह से माइटोसिस, ठीक है। बस साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। उसके बाद बनेंगे इसके अंदर दो न्यूक्लियस, दोनों जाएंगे पोल की तरफ, एक इधर एक उधर। फिर दो से बनेंगे, दोबारा फिर डिवीजन होगा, दोबारा फिर सेकंड डिवीजन होगा, ये फर्स्ट हुआ, फिर 4 हुए, फिर थर्ड होगा, फिर 8 हुए। समझ आई, 1 2 3। ध्यान रखना मेगास्पोर से, ये क्या है, मेगास्पोर से 1 2 3 डिवीजन हुए माइटोटिकली, और ये बना रहे हैं 8 न्यूक्लियस, एक पोल पे 4, एक पोल पे 4। इन 4 में से एक बेचारा बीच में आएगा, इधर से भी एक बेचारा बीच में आएगा, तो 2 बन जाएंगे पोलर। क्योंकि ये सेंटर पे हैं, क्योंकि ये किनारे से आए हैं, तो इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। उधर से आए हैं, समझ रहे ना, कहाँ से, पोल से आए हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई होंगे। क्लियर है। तो 3 उधर बचे, 3 इधर बचे। अभी क्या होगा, 3 उधर वाले, मतलब 3 जो टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड है वो भी, और 3 जो चेलेजा की तरफ है वो भी, इनके अंदर आपका सेल बनेगी, मतलब इन पर आप सेल का साइटोकाइनेसिस होगा, और सेल मतलब सेल वॉल बनेगी। तो यहाँ पर आप देखो, फिर इन्होंने डायग्राम पलट दिया, थोड़ा उल्टा कर दिया, तो यहाँ देखेंगे चेलेजा की तरफ 3 सेल बनी है। ध्यान रखना है, ये पोजीशंस बहुत जरूरी हैं, यहीं से पेपर में आएगा। चेलेजा की तरफ आपकी 3 सेल बनी है, 3 एंटीपोडल्स, और जो आपका इधर आपका देखोगे यहाँ पर माइक्रोपाइल की तरफ बनी है 3 सेल, जो कि है आपकी, एक तो है भैया एग, ये एक एग है, ठीक है बाबू, और 2 सिनर्जिड्स बनी है, सहायक कोशिकाएं, हेल्पर करने वाली सेल। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं एग एपरेटस। तो ये सवाल आएगा कि एग एपरेटस में कौन होता है, बताओगे, एक एग होता है और 2 सिनर्जिड होती है। क्लियर है, कर देना ये वाली बात। और फिर यहाँ पर लिखा है, दिखा रखा है एक चीज और, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये भी कोई कोई पूछता है कि ये किसका एक्सटेंशन है, तो आप बताओगे कि ये सिनर्जिड का एक्सटेंशन है। इसका काम बताएंगे आगे कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है। तो अभी अपन पढ़ लें बस कहाँ पे है, ध्यान रखना एग एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। ध्यान रखना एंटीपोडल चेलाजा की तरफ होंगी। ध्यान रखना 6 सेल, 3 3 6 ये हैं, बीच वाली सेंट्रल सेल है। ध्यान रखना सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, जो कि N+N है, बिल्कुल भी 2N नहीं है, दोनों N है। और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि आपको बताया था अभी किससे बना है, मेगास्पोर से। मेगास्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट, माइक्रोस्कोपिक गैमेटोफाइट। तो ये कैसा है, फीमेल गैमेटोफाइट। ये सवाल आता है कभी कभी, फीमेल गैमेटोफाइट कैसी स्ट्रक्चर है, तो आप बताओगे ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसी है, हैप्लॉइड है। 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है, देख सकते हो, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, ऐसे पूछेंगे। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, तो ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, एक स्पोर से बन गया इतनी बड़ी स्ट्रक्चर। कभी कभी बाइस्पोरिक होता है, जैसे कि अनियन वगैरह में बाइस्पोरिक होता है, आपको नहीं जानना है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। और इसके अंदर आपको मिल गया एग, क्या मिल गया, एग 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 इज द फीमेल गैमेट। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो फीमेल गैमेट इसके अंदर है, और ये स्ट्रक्चर किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है, समझ लो। क्योंकि मेगास्पोर किसके अंदर था, ओव्यूल के, तो ये भी कहाँ होगी, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल के अंदर ये है, इसके अंदर एग है, इसका होगा फर्टिलाइजेशन, इससे बनेगा एम्ब्रियो। तो ये क्या हुई, एम्ब्रियो सैक, क्या हुई, एम्ब्रियो सैक। समझ आई ना। चलो देखते हैं, पीछे पढ़ लिया, अच्छा यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ लिखा है कि पीछे से लिखा था कि न्यूसेलस की एक सेल बड़ी होकर के जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल बनती है, और फिर वो डिवाइड करती है, मियोसिस करती है। मियोसिस के बाद उसमें बनते हैं 4 आपके मेगास्पोर, जिनमें से 3 जाते हैं डीजनरेट, एक बचता है फंक्शनल, ठीक है। आगे लिखा है फीमेल गैमेटोफाइट इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ज्यादातर में एक फंक्शनल होता है, कभी कभी 2 भी, एंड 4 भी। While the other 3 degenerate, only the functional megaspore develop into the female gametophyte embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. What will be the ploidy? Ploidy आपको पता है यार, जो न्यूसेलस है उसकी 2n है, MMC की 2n है, फंक्शनल मेगास्पोर n है, फीमेल गैमेटोफाइट n है, ठीक है ना, बता देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चल ले आगे भाई।
ओके, यहाँ लिखा है लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसैक इन डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, ध्यान रखना। 3 डिवीजन हुए हैं। सवाल आता है कि एक जो आपका मेगास्पोर है उससे मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनने में कितने डिवीजन होते हैं, तो बताओगे 3 माइटोसिस। ऐसे ही अगर आपको मेगास्पोर मदर सेल से पूछा तो बताओगे 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। ठीक है, चलो। लिखा है कि द फॉर्मिंग ऑफ द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक, फिर 2 के बाद 4 न्यूक्लिएट, फिर इसके बाद 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस। उसके बाद ध्यान सवाल नीट में आगे पूछेंगे। सारे डिवीजन फ्री न्यूक्लियर थे। कैसे थे? फ्री न्यूक्लियर, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था। दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। और आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज, जब 8 बन जाएंगे उनमें से 2 बीच में आ जाएंगे, उसके बाद वो सेल बनाएगा और सेल बनाने के बाद वो बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियोसैक। कह रहे हैं कि भाई 6 जो है वो आपका 3 मतलब किनारों पर है, 2 बीच में है, बीच वाली सेंट्रल सेल है। यहां लिखा है ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियोसैक। 6 of the 8 nucleus are surrounded by cell walls organized into cells. The remaining 2 nuclei called the polynuclei are present below the egg apparatus. एक बार बताओ, ये इतना बढ़िया सवाल है। बिलो द, ध्यान रखना बिलो द, क्योंकि भाई देखो आपका चैलेंजा कैसा है, बेस है। एग एपरेटस किधर होता है? माइक्रोपाइल की तरफ। पोलिन्यूक्लियाई किधर होंगे? बीच में। तो पोलिन्यूक्लियाई एग एपरेटस के नीचे हुए, क्योंकि चैलेंजा बेस है। समझ आई? ये ध्यान रखना और कर देना। फिर लिखा है आगे, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल एंड विद इन द एम्ब्रियो sac, their 3 cells are grouped together to the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergid and 1 egg cell. ये नीट में पूछा जाएगा। 2 synergid और 1 egg cell होती है। The synergid have special cellular thickening. ये नीट में आएगा। synergid के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करती है कि यहां से घुसना है आपको। ध्यान रखना, ये नीट में आएगा, मार्क कर लो पूरी लाइन। ये गाइडिंग द पॉलन ट्यूब, भैया ये पक्का सवाल है, हर जगह पूछते हैं। ठीक है, चलो। फिर लिखा है एंड द लार्ज सेंट्रल सेल एंड मेंशन अर्लियर एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ध्यान रखना, द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक इज दस 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। तो ये भी सवाल बनेगा कि वो 8 न्यूक्लिएट होती है और 7 सेल होती है, कर देना आप। ठीक है, तो यहां तक था डेवलपमेंट। इसके बाद एक अगला हेडिंग शुरू होगा, पॉलिनेशन। होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो लग रही है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जरूर। लगातार आपको नीट से पहले ही, बहुत पहले ही सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही साथ और भी वीडियोज आपको दूंगा जरूर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिनेशन। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन you have learned that the male and female gamete in flowering plant are produced in the pollen grain and embryosac. अभी अपन ये पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप समझो, अब अगर आपका पोलन ग्रेन बन चुका है, एंथर खुल गया है, एंथर खुलने के बाद जो पोलन ग्रेन होंगे यानी मेल गैमेटोफाइट जो है वो मेल गैमेट को लेकर के उसको फीमेल वाले पार्ट पर जाना है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए यहाँ पर होता है पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन जो है वो आपके किसी भी तरीके से, किसी भी एजेंसी से, हवा से, पानी से, इंसेक्ट से, एनिमल से, किसी से भी पहुंचना है उसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर। लैंडिंग प्लेटफॉर्म है आपका स्टिग्मा, वहां आराम से किसी भी तरह से पहुंचाना है। तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन। सिंपल भाषा में समझो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फीमेल मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, ऐसा सीधा सीधा। ठीक है, यहां लिखा है कि इन प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्नड दैट द मेल एंड द फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियोसैक रिस्पेक्टिवली एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल। तो ये यहां पर सवाल है। यहां ध्यान रखना है कि गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि साइकस मैं बता दूं, साइकस जिम्नोस्पर्म है, वहां पर आपका पोलन ट्यूब है, फिर भी गैमेट मोटाइल है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये तो एंजियोस्पर्म से इनमें तो नॉन मोटाइल होते ही हैं, तो पोलन ट्यूब लेकर के जाती है। साइफोनोगैमी इसे हम कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। एंड दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर टू फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। हाउ इज दिस अचीव्ड? कैसे होता है पॉलिनेशन? तो पढ़ते हैं। Pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grain shed from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollination. Flowering plants have evolved an amazing area of adaptation to achieve pollination. They make the external agents to achieve pollination. तो जो भी चीजें इसमें काम आती हैं वो सारी एजेंसीज होती हैं और उन्हें कहते हैं एजेंट्स, पोलन एजेंट या पोलन एजेंसीज। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट? तो अभी लिस्ट करेंगे आगे।
काइंड ऑफ पॉलिनेशन 3 तरह का इन्होंने बताया है। एक सीधा तो 2 तरह का है, ऑटोगैमी है, या तो सेल्फ है या क्रॉस है, लेकिन एक और है वो बताया जाएगा आपको यहाँ पर। वो लिखा है काइंड ऑफ पॉलिनेशन डिपेंड करता है, पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब ये है कि अगर मान लो, ये अच्छी बात है, ध्यान रखना है आपको, अगर आपका फ्लावर है बाइसेक्सुअल, यानी कि उसी में ही एंथर है, उसी में ही फीमेल पार्ट है, तो ऐसे में ऑटोगैमी होने की संभावना है, होगी ही, इसकी गारंटी नहीं है। तो ऑटोगैमी की पहली कंडीशन ये है कि आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ये वाली बात है। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों चीजें मेल फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर हों, तब जाकर के ही आपका वो हो सकता है। लिखा है दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। Transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower in a normal flower which open and expose the anther and the stigma. Complete autogamy is rather rare. तो जो फूल खुले हुए होते हैं, खिले रहते हैं, उनमें कंप्लीट ऑटोगैमी होने की संभावना कम होती है, क्योंकि देखो खुले हुए फूल होते हैं चास्मोगैमस टाइप, उसमें क्या हो सकता है कहीं से भी किसी का पोलन ग्रेन आ जाए उड़ के, तो चांस नहीं है कि उसका ही गिरेगा, जरूरी नहीं है। तो जरूरी हो ऐसा हो तो उसके लिए फूल बंद हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, और बाइसेक्सुअल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन साथ ही साथ लिखा है कि अगर ऐसा हो जाए कि भाई दोनों पार्ट जो हैं आपके एक साथ ही सिंक्रोनस कंडीशन में मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो जाए और एंथर भी फट जाए, तो ऐसे में हो सकती है ऑटोगैमी। ठीक है ना, चलिए। और ये दोनों साथ में एक दूसरे के पास होने चाहिए, तब ये हो सकता है। सम प्लांट, यहां से एग्जांपल नोट करने हैं, जैसे कि वायला, कोमलिना, एनोक्जेलिस, ये याद करना है। तीनों एग्जांपल पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ से याद करना है कि वायला, कोमलिना और कॉमन पेंसी और एक्जेलिस, ये जो है इनके अंदर आपको 2 तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, जैसे कि चास्मोगैमस टाइप जो कि हमेशा खुले रहते हैं, और एक क्लिस्टोगैमस टाइप जो कि बंद रहते हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल। तो ये भी यहाँ से सवाल बनता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं जो कि क्लोज रहते हैं, खुलते नहीं हैं। जो कि चास्मोगैमस होते हैं वो खुल जाते हैं, खिलने वाले फ्लावर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं जिनमें एंथर अंदर ही होगा और पास होगा, बंद है ना फ्लावर, तो उसमें तो अंदर ही होगा ना, तो उसमें चांस होता है कि वो आपका क्या हो जाए, उसके अंदर ऑटोगैमी हो जाए। तो यहाँ लिखा है व्हेन एंथर डेशंस द फ्लावर बर्ड्स पोलन ग्रेन, फ्लोरल बर्ड में ऐसा हो जाता है, पोलन ग्रेन कम्स टू कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा एंड टू इफेक्ट द पॉलिनेशन, दस क्लिस्टोगैमी फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब क्लिस्टोगैमस जो होंगे वो ऑटोगैमस तो होंगे ही, कोई चक्कर नहीं है। As there is no chance of cross pollination landing on the stigma, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस assured seed set, ये नीट में आएगा, मार्क कर लो। तो ये भी सवाल है कि भाई ये सीड बनाएंगे, अरे ये बनाएंगे क्योंकि इनमें तो है ही, मतलब इनमें तो होगा ही ना फर्टिलाइजेशन, इनमें तो पॉलिनेशन होगा ही, है ना। एंड डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस, तो एडवांटेजियस तो ये है कि सीड बनाता है, डिसएडवांटेज ये है कि हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और आपको पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोज करता है। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिटोनोगैमी। तो ध्यान रखना है जिटोनोगैमी क्या है, आप ध्यान रखोगे जिटोनोगैमी कब होता है ये समझ लो। अगर मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट पर यहाँ एक फूल है, वेदर इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल डिपेंड करता है। अगर इस प्लांट पर यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आ जाए ऐसे, तो ये जिटोनोगैमी है। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हो प्लांट एक ही है, बस यही इसमें मेन बात है, प्लांट सेम है, मतलब ध्यान रखना है सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट के किसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन किसी तरीके से दूसरे फ्लावर पर जाएंगे तो वो कहलाएगा जिटोनोगैमी। तो अभी अपन एक चीज और समझेंगे। अगर मान लो ऐसा है कि ये मेज का फ्लावर है, इसमें मेल फ्लावर यहाँ पर है, मेज प्लांट है। मेज प्लांट मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस में आपको पता है एक मेल फ्लावर है ये, और इसके नीचे ये फीमेल फ्लावर, मतलब उसी प्लांट पर दोनों फ्लावर होते हैं पर यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इस पर जिटोनोगैमी संभव है क्या? हो सकता है कि हो जाएगी, हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर से नीचे आए तो हो जाएगा। इसमें क्रॉस भी हो सकता है मोनोइशियस में, और इसमें जिटोनोगैमी भी हो सकता है, पर इसमें ऑटोगैमी नहीं हो सकता। समझ आई? लिखा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसमें बस मेन बात यही है, सेम प्लांट ही, इसको ध्यान रखना। ऑल दो जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। देखो यार, फंक्शनली तो एक क्रॉस है, क्योंकि कोई न कोई पॉलन एजेंसी इसमें काम आई है। समझ रहे हो ना भाई, उड़ के आया होगा, हवा से आया होगा, पानी से आएगा, कैसे आएगा ना, तो पॉलन एजेंसी लग गई
तो क्रॉस है। इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली आपको पता है जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है क्योंकि प्लांट तो वही है, तो जीन्स तो वही होंगे, है ना, ऐसा है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर है जीनोगैमी, जीनो का मतलब है क्रॉस, क्रॉस का मतलब है एक्स, एक्स मतलब जीनोगैमी, तो जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं, ध्यान रखना ये। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of the different plant, this is the only type of pollination which during pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma। तो इसी में केवल ऐसा होता है कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ pollen grains आते हैं, मतलब दूसरे प्लांट से आएंगे तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होगा। ध्यान रखना एक भी अगर स्पीसीज सेम है ना तो भी क्रॉस है, समझ रहे हो ना, स्पीसीज के सेम स्पीसीज के दो प्लांट खड़े हैं तो उसमें से भी आएगा तो भी जेनेटिकली डिफरेंट ही कहा जाएगा, क्लियर है ना, ध्यान रखना वो क्रॉस ही होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, लिखा है प्लांट यूज टू एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स। तो एबायोटिक में आपको पता है यहाँ सवाल आएगा एबायोटिक में कौन कौन होते हैं, विंड और वाटर, एंड वन बायोटिक एनिमल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। Majority of plant use biotic agent for pollination. Only a small proportion of plant use abiotic agent. Pollen grains come in contact with the stigma is a chance factor with both wind and water. तो आपको पता है, देखो यार हवा चल रही है, pollen grain उड़ रहे हैं, पानी में बह रहे हैं, तो यार इसमें आप समझ सकते हो क्या दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है कि भाई पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसे केस में pollen grain ज़्यादा बनते हैं भाई, ज़्यादा बनाने पड़ते हैं क्योंकि पहुंच जाए, डिपेंड करता है नहीं पहुंचे। और ओव्यूल ओवरी के अंदर ज़्यादातर एक होता है क्योंकि चांस आने का कम है। मान लो ओवरी जो है वो 10 ओव्यूल बना के बैठी है तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है, समझ रहे हो ना बात, तो इसलिए ज़्यादा होते हैं pollen grain। तो ये कह रहे हैं कि भाई इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए लॉस ऑफ pollen grains है, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ pollen एज कम्पेयर टू द ओव्यूल। तो ओव्यूल कम बनते हैं और pollen grain ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है पहला पॉलिनेशन, यहाँ अभी अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो किसमें कैसा होता है देखो। तो यहाँ पर आपको पहले एयर पॉलिनेशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद वाटर, इसके बाद इंसेक्ट्स का इस तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो लिखा है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन इन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, मतलब वाटर में से भी और उसमें से भी विंड वाला ज़्यादा कॉमन है। तो इसके लिए एक शब्द है, मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं एनिमोफिली। कोई पूछ तो नहीं रहा है आजकल, पर फिर भी एनिमोफिली जो है वो वाटर एयर पॉलिनेशन है। लिखा है कि विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिक। यहाँ से सवाल आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि इसकी प्रॉपर्टी बताओ, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एयर पॉलिनेटिंग वाले फ्लावर्स की होती है, ऐसा लिखा है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ठीक है, एंड हल्के होते हैं, बिल्कुल सही, हवा में उड़ जाएं ताकि, है ना। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, ऐसे फ्लावर में स्टेमन बाहर निकली रहती है, छुपी हुई नहीं होती, वरना तो जा नहीं पाएगा। सो द पोलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू द विंड करंट्स एंड ऑल लार्ज, ये सवाल आएगा फेदरी स्टिग्मा, चिपचिपा ना कर देना इसको, फेदरी अलग होता है और जिस चिपचिपा तो अलग होता है, वो इंसेक्ट वालों में मिलेगा, ठीक है। फेदरी स्टिग्मा है तो कि ट्रैप कर लेगा उसको आराम से। एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल, तो ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा इसको मार्क कर लेना। ये पूछते हैं हमेशा ही, ये तो बताते भी हैं कि ज़्यादा सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल ही होगा यार, क्या करेगा फिर, वही चांस नहीं है ना, तो ज़्यादा ओव्यूल नहीं बनाता इसलिए। इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, अगर फ्लावर छोटे हैं तो वो एक इन्फ्लोरेसेंस बना के रखते हैं, मतलब वो एक जगह ही पैक रहते हैं ताकि उनका काम चल जाए बढ़िया। आगे लिखा है फैमिलियर एग्जांपल इज कॉर्न कोब, तो कॉर्न कोब मेज की बात हो रही है। मेज का प्लांट मोनोइशियस होता है, कैसा होता है, मोनोइशियस, उसमें मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। इन्होंने लिखा है कि जो आप देखते हो टेसल्स उसके अंदर, मतलब जो मूछें सी होती हैं उसकी, वो उन्हें देखते हो तो वो स्टिग्मा और स्टाइल हैं जो कि आपकी बाहर निकली रहती हैं, जो कि पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए होती हैं। आपको लिखा है कि विंड पॉलिनेशन जो है वो आपका ग्रासेस में कॉमन होता है। ये भी सवाल नीट में आता है यहाँ से कि कॉमन किस में है, तो आप बता दोगे, और ये भी बता दोगे टेसल्स वगैरह जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये यहाँ से पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ये वाटर वाला पॉलिनेशन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। यहाँ लिखा है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, तो ये ध्यान रखना, ये केवल मोनोकोट के 30 जेनरा में होता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि अबाउट 30 जेनरा मोनोकोट के उसमें मिलता है। मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स एज अगेंस्ट दिस
You would recall that the water is regular mode of transport for the male gamete among the lower plant groups such as algae. तो ये एक सवाल है कि एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में आपको पता है वहाँ पर मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर होता था। ध्यान रखना यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट जा रहा है, गैमेट नहीं जा रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वहाँ गैमेट मोटाइल थे, फ्लैजिलेटेड थे, सिलिएटेड थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पोलन ट्यूब से जाएंगे, पोलन ग्रेन के अंदर है। पर ये बता रहे हैं कि जो आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा थे वो पानी चाहिए होता था उनको, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो लिमिटेड होता है, वो हर जगह नहीं पाए जाते। इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि बस उनको पानी चाहिए होता है, तो इसीलिए पानी वालों पोलिनेशन भी कम ही होता है क्योंकि हर जगह पानी नहीं है। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट आर वेलिसिनेरिया। यहाँ से आपको याद करनी है एग्जाम्पल दोनों, तो दो एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला दिया है, एक और दिया है जोस्ट्रा। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, मैं बता दूं आपको। जो आपका ये वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला है, इनके अंदर आपका ईपी हाइड्रोफिली है, यानी जो पानी के ऊपर आपका ये पोलिनेशन होता है। और जो जोस्ट्रा है इसमें आपका हाइपोहाइड्रोफिली है। कैसा? हाइपोहाइड्रोफिली। तो इसमें हाइड्रोफिली, इसमें आपका पानी के अंदर होता है, तो ये ध्यान रखना बस। मतलब जोस्ट्रा सी ग्रास, मैराइन ग्रास जो है, मैराइन सी ग्रासेस जो है, इनके अंदर ये पानी में डूबे रहते हैं और वेलिसिनेरिया वगैरह बाहर होते हैं, तो उसमें ईपी हाइड्रोफिली होता है, इसमें हाइपोहाइड्रोफिली होता है। ऐसा है, पढ़ लो। यहाँ लिखा है कि एक तो ध्यान रखना कि ये फ्रेश वाटर में होते हैं, ध्यान रखना ये। एक मराइन सी ग्रास जोस्ट्रा है। एंड नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज, ये मार्क कर लेना, वाटर हायसिंथ और वाटर लिली जो है, इसमें भले ये पानी में हो, लोटस भी भले ये पानी में रहते हो, पर फिर भी इनके अंदर पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट से होता है और विंड से होता है ना। एंड इन वेलिसिनेरिया में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो आपका सरफेस पर आ जाता है पानी की, और वहीं पर मेल फ्लावर अंदर से टूट के मेल फ्लावर आते हैं और वहीं सरफेस पर आकर ही रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन्स, वहीं पर आपका पॉलिनेशन होता है। ध्यान रखना, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं मैं बोल रहा हूँ, पॉलिनेशन होता है। फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होगा, ठीक है, वापस वो अंदर जाएगा फूल पोलन ग्रेन लेके, ध्यान रखना। एंड दे आर कैरिड पैसिवली बाई वाटर करंट्स, पानी के साथ तैरते हुए किसी तरीके से पहुंच जाते हैं फीमेल फ्लावर तक और फिर अपना उनका पॉलिनेशन हो जाता है। दूसरा है वाटर पॉलिनेटेड में ही आपका सी ग्रास में फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज, तो ये हाइपोहाइड्रोफिली है। बस यही एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इसमें होगा हाइपोहाइड्रोफिली, उसमें होगा ईपी हाइड्रोफिली। लिखा है हाइपोहाइड्रोफिली होगा, और जो पोलन ग्रेन्स है वो आपका पानी के अंदर निकलेंगे, तो पानी के अंदर निकलेंगे तो वो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, दोनों में ही ऐसा ही है, रिबन लाइक होते हैं। साथ साथ ध्यान रखना कि पानी के तैरने के मतलब पानी के जो पानी के साथ ही मतलब वो पहुंचते हैं फीमेल वाले पार्ट पर। एक बात यहाँ सवाल बनती है ये कि जो आपकी वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं उनके अंदर जो आपका पोलन ग्रेन होते हैं वो उनके ऊपर म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है। तो यहाँ पे एक बढ़िया सवाल ये है कि ये कवरिंग वैक्सी कवरिंग होती है, एक तरह से म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ये पानी खराब नहीं करता, उसको पानी में बचाती है मतलब ये उसको। लेकिन ध्यान रखना इनमें वो जो लेयर थी ना एक्साइन, वो नहीं होती। तो ये एक सवाल यहाँ से बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि पूछ लेंगे कि एक्साइन नहीं है, मतलब म्यूसिलेज की कवरिंग है तो एक्साइन नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो पानी वाले और विंड वाले जो एयर वाले जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं कलरफुल नहीं होते, फ्लावर भी कलरफुल नहीं होते। तो भाई कलरफुल होना ही क्यों है, क्योंकि उनको इंसेक्ट को तो बुलाना नहीं है, तो वाई दे शुड बी कलरफुल, है ना। चलो फिर यहाँ पर फोटो दिखाया, फोटो में आप देख लो, दिख रहा होगा आपको यहाँ ध्यान से ना, ये आपका मेल फ्लावर है, इसके अंदर टैपल होते हैं। वैसे मैं बताऊँ इसको, ये टैपल आपको पता ही है, जो वो होते हैं जो सैपल नहीं होते ना, पेटल होते हैं, टैपल होते हैं। तो ये मेल फ्लावर है, ये तैर के बाहर आता है, तो फिर ये पानी के साथ यहाँ घूमता है, फिर फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन हो जाता है। उसके बाद ये फीमेल फ्लावर वापस से पानी के अंदर जाता है। ये वेलिसिनेरिया का दिखाया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ फिर लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूजेस रेंज ऑफ एनिमल एज पोलिनेटिंग एजेंट, ज़्यादातर में एनिमल होते हैं, बीज, बटरफ्लाई, फ्लाई, बिटल, वेस्प एंड मोथ बर्ड। तो यहाँ से मेरे को लगता है सवाल बनेगा इनमें से कौन एक पोलिनेटिंग एजेंट नहीं है, ऐसा। तो आप बस ये पढ़ लेना कि बीज है, बटरफ्लाइज है, फ्लाइज है, बिटल है, वेस्प है, एंट है, मोथ है, बर्ड है, ये सब पोलिनेटिंग एजेंट है। इन सब के लिए भाई देखो पहले नाम पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते। जैसे कि बैट्स के लिए किरेप्टेरोफिली है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैट का ही आएगा अगर आया तो बैट के लिए किरेप्टेरोफिली बोलते हैं।
आंट्स के लिए मृमाकोफिली बोलते हैं, स्नेल्स के मेलाकोफिली, और सांपों के लिए ओफियोफिली, बर्ड्स के लिए ओर्निथोफिली, ये सब बोलते हैं। तो ये सब नहीं आता है, अब नहीं आता। लिखा है अमंग द एनिमल में इंसेक्ट सबसे ज़्यादा, इंसेक्ट में भी बीज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करती हैं। जैसे प्राइमेट्स भी कुछ होते हैं, लेमर्स और आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग फॉर्म्स रोडेंट्स, ये भी आपके काम करते हैं इसका पॉलिनेशन का। जैगो लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये भी आपकी पॉलिनेशन कराती हैं। ऐसा सवाल बन सकता है। आगे लिखा है ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटिंग प्लांट आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। तो ये कह रहे कि भी डिपेंड करता है, ऐसा होता है कि इसका पॉलिनेशन तो यही कराएगा, उसका वही कराएगा, मतलब सबके फिक्स्ड है कि ये हमारा दोस्त है, ये उसका दोस्त है, ऐसा। लिखा है मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज। ज़्यादातर कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, खुशबू देते हैं, क्योंकि उनको बुलाना है किसको? इंसेक्ट को। लेकिन अगर छोटे हों तो छोटे होंगे तो फिर एक जगह लगे होंगे ताकि कलर ज़्यादा दिखाई दे, ऐसा। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ फ्लावर होंगे तो क्लस्टर्ड होंगे एंड मेक दैम कॉन्स्पिक्यूअस। And animal are attracted to flower by color and fragrance. The flower pollinated by flies, ये नीट में आएगी, लाइन मार्क कर लो। फ्लाइज और बीटल जिसको जो आपको पोलिनेट करती हैं वो गंदी बदबू छोड़ते हैं। रेफ्लेशिया की जो कैरियन फ्लाइज होती हैं वो, रेफ्लेशिया गंदी बदबू देता है, तो कैरियन फ्लाइज होती हैं वो उसको पोलिनेट करती हैं। शायद ये लाइन उसके लिए है, मेरे को लगता है ऐसा। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड। तो ये भी एक सवाल है कि भाई जिससे बार बार इंसेक्ट आते रहें तो उसके लिए एक चीज़ दी जाती है कि रिवार्ड की फॉर्म में कि भाई तुम हमारा पॉलिनेशन कराओ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसा सीन है। तो ये कह रहे हैं कि भाई नेक्टर खाओ, पोलन खाओ, कुछ ही खाओ, बस पॉलिनेशन करा दो। एंड नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। द बॉडी ऑफ द एनिमल की बॉडी पर वो चिपक जाएंगे पोलन ग्रेन्स, उसके बाद वो जब दूसरे फ्लावर पर जाएगा वहाँ जाकर के उनको छोड़ देगा। इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। तो हमें इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान रखना जनरली स्टिकी होता है, ध्यान रखना, क्योंकि मतलब स्टिकी नहीं होंगे तो चिपकेंगे कैसे, है ना, इंसेक्ट की बॉडी पे, ये भी सवाल है। चलो फिर लिखा है इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। तो कुछ क्या करते हैं, जैसे कि अंडे रखने के लिए जगह देते हैं कि भाई तुम आओ और हमारी ओवरी में अपने अंडे रख लो, और ये जगह है लोक्यूल, इसमें रख लो और हमें वहाँ पॉलिनेशन करा दो बस। तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं। यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि टॉलेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफेलस, ये बताया इसमें ऐसा होता है शायद से। आगे लिखा है सिमिलर रिलेशनशिप इसी तरह की आपको मिलेगी यक्का प्लांट और यक्का मोथ में। तो यहाँ सवाल आपको बन सकता है कि यक्का प्लांट का पॉलिनेशन कौन कराता है? तो आप बताओगे यक्का प्लांट का पॉलिनेशन यक्का मोथ कराती है ना? कर दोगे, वेरी गुड। इनका नाम है, यक्का मोथ का नाम प्रोनुबा है मेरे ख्याल से, टेगेटिकुला। मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं तो उनके बिना काम नहीं चलेगा, तो इसलिए दे को इवॉल्व भी करते हैं। एंड द मोथ डिपॉजिट इट्स एग इनटू द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। तो आपको मेरे ख्याल से पूछ सकते हैं कि मोथ अपने अंडे कहाँ रखती है, तो आप बता दोगे कि मोथ अपने अंडे रखती है लोक्यूल के अंदर, है ना? चलो, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ। तो द लार्वे ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो जब सीड डेवलप करता है तो वो निकल जाते हैं बाहर, ऐसा है। फिर यहाँ लिखा है कि भाई थोड़ी कहानी है, मैं सवाल बता रहा हूँ क्या है। कह रहे अपने मोहल्ले में जाओ, सबका देखो कौन किसको पॉलिनेट करता है, ऐसा देख लेना आप टाइम हो तो। पर यहाँ सवाल ये आएगा आपको इसमें से, कहाँ गए, ये कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे होते हैं विजिटर्स आएंगे और नेक्टर वेक्टर चुरा के भाग जाएंगे, ठीक है ना, और आपका पॉलिनेशन कराने के नहीं, तो उनको कहते हैं पोलन रॉबर्स। क्या कहते हैं? पोलन रॉबर्स। तो ये सवाल यहाँ से बन सकता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये एक अच्छा हेडिंग है, बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझेंगे तभी चलेगा काम। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ये है क्रॉस ब्रीडिंग डिवाइसेस। सीधा सीधा ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, मतलब फ्लावर के अंदर ऐसा कैसे होगा एडेप्टेशंस कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करे। आपको पता है ना, क्रॉस करना जरूरी है ना, सेल्फ से तो प्रॉब्लम है, तो क्रॉस होना चाहिए। तो इसके लिए फ्लावर्स ने कुछ डिवाइसेस बनाई हैं, कुछ तरीके बनाए हैं जिससे कि उनको क्रॉस पॉलिनेशन में सहायता मिलती है, तो हेल्प मिलती है। तो हम पढ़ेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइस मतलब कैसे आउटब्रीडिंग हो सकती है, उसका तरीका क्या क्या है, पढ़ो।
यहां लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ज्यादातर में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और तुम्हें पता है बाइसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही फ्लावर होता है। pollen grain likely to come in contact with the stigma, the same flower. कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, आपको पता है, प्रोडक्टिविटी घटेगी और बहुत सारी चीजें होंगी, स्ट्रेस टॉलरेंस वगैरह कम हो जाएगी। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन और एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। यहां से शुरू हुई बात कि फ्लावरिंग प्लांट जो है वो बढ़ावा देते हैं किसको, क्रॉस पोलिनेशन को। उसके लिए क्या करते हैं, इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें भी पॉलन ग्रेन मतलब एंथर बाद में फटेगा, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा, या स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होगा, पहले एंथर खुल जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखोगे, समझ आई ना। तो इसको डाइकोगैमी बोलते हैं, यहां दिया नहीं है तो आप बस इतनी लाइन ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं प्रोटेंडरी होता है, कहीं कहीं प्रोटोगाइनी होता है, कभी फीमेल पार्ट मैच्योर पहले होगा, कभी मेल होगा, ध्यान रखना। Either the pollen is released before the stigma become receptive or the stigma become receptive but before the release of pollen. दूसरा क्या है, दूसरा है in some other species the anther and the stigma are placed in different position. दूर दूर है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं वहां पे। So the pollen cannot be come in the contact with the stigma or the same flower. सही बात है। दोनों ही तरीके जो हैं वो ऑटोगैमी को रोकते हैं, भले ही फ्लावर बाइसेक्सुअल है तब भी क्रॉस को बढ़ावा देते हैं। द थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। तीसरा क्या है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जेनेटिकली ऐसा चेंजेस होते हैं, ऐसे मॉडिफिकेशन होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी में कि उसका खुद का ही पॉलन ग्रेन अगर उसके ऊपर गिर जाए तो वो पॉलन ट्यूब नहीं बना सकता। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। लिखा है द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड दिस इज द जेनेटिक। ये ध्यान रखना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन है पर परिवर्तन ये मॉर्फोलॉजी में ही करता है। एंड प्रिवेंट द सेल पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। तो ये कैलोज नाम का एक प्लग बन जाता है जो कि कैलोज प्लग उसको ग्रो करने से रोकता है। तो आपके में तो ये है नहीं, तो आप जान लो फिर भी। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पोलिनेशन इज टू प्रोडक्शन ऑफ यूनिट। भाई एक तरीका ये है कि डाइशियस कंडीशन बनाओ, मेल प्लांट अलग फीमेल अलग, ये भी हो सकता है, या फ्लावर अलग अलग कर लो, मतलब मेल अलग फीमेल अलग, तो सेल्फ तो होगा नहीं, समझ रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाओ, ऐसा कर सकते हैं। फिर आपको मेज वाला एग्जांपल जो पीछे दिया था वो यहां दिया है। अगर आपके एक ही प्लांट पर दो अलग अलग फूल हैं, मेल अलग फीमेल अलग, तो वो मोनोइशियस कंडीशन है जो कि ऑटोगैमी को रोकती है, जिटोनोगैमी को नहीं रोकती और क्रॉस को भी नहीं रोकती। ठीक है, यहां लिखा है इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। लर्न करना है एग्जांपल, ठीक है भाई, गुड। एंड इट प्रिवेंट द ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। ये नीट में आएगा, यहां से मार्क कर लेना, बढ़िया सवाल है ये सारे, ठीक है। लिखा है सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, ये यूनिसेक्सुअल है, डाइशियस कंडीशन है इसके अंदर, मेल प्लांट ही अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, ध्यान रखना। एंड दैट ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, डाइशियस कंडीशन है। ये ऑटोगैमी को भी रोकता है और जिटोनोगैमी को भी रोकता है। देखो जिटोनोगैमी तो तभी हो सकती है या तो बाइसेक्सुअल हो या फिर वो हो मोनोइशियस कंडीशन हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। काफी अच्छा हेडिंग है, ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर ज्यादा चीजें मिलेंगी नहीं पेपर में, पर एक आधी लाइन आ जाएगी। लिखा है पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर टू द राइट टाइप ऑफ पोलन। जरूरी नहीं है कि उड़ के वही आएगा, उसका ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। तो वो उसको रोकते कैसे हैं। लिखा है कंपैटिबल पोलन है या नहीं है, डिपेंड करता है। Often pollen of the wrong type, either from the species or the same plant, it is self-incompatible. Also land of the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen. ये नीट में लाइन आती है, इसको मार्क कर लेना। And whether it is of right type or the wrong type, it is of the right type, तो वो उग जाएगा, ग्रो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। उसके लिए एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, वही कैलोज प्लग बनेगा, उसको रोक देगा, पर वो मैकेनिज्म है, आपको नहीं जानना, ठीक है ना। इट इज राइट टाइप और द पिस्टिल एक्सेप्ट, अगर राइट है तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं है तो जाने देगा, छोड़ देगा, ग्रो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लिखा है एंड प्रोमोट द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन। इफ द पोलन इज अ रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप है तो पिस्टिल रिजेक्ट, ये लाइन नीट में आएगी, पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो ध्यान रखना पिस्टिल कैसे रोकता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देता है। वही तरीका है, कैलोज प्लग बनाएगा, रोक देगा। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by the acceptance or rejection is the result of the continuous dialogue between the pollen and the surface of the stigma.
तो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं कि हमारा ही है, किसी और का है, ठीक है ना। अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट है तो अपने को भी नहीं उगने देना, फिर वो दूसरे का देखते हैं, ऐसा सीन है। लिखा है दिस डायलॉग इज मेडिटेड, ये लाइन नीट में आती है कॉन्टिन्यूस डायलॉग वाली, इसको मार्क कर लेना। लिखा है दिस डायलॉग इज मेडिटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, प्रोटीन्स वगैरह जो कि इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्टिंग दोज ऑफ द पिस्टिल, इट इज ओनली द रिसेंट ईयर दैट द बोटनिस्ट हैव टू बी बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन पिस्टिल कंपोनेंट। तो आजकल इस पे काम चल रहा है, रिसर्च हो रही है, ये क्या होता है, हमें क्या मतलब है, चलती रहे, ठीक है ना, हमें निकालना है नीट। समझ रहे हो ना भाई, ध्यान से देखते रहो, बस ऐसा ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, यही आएगा पेपर, डिट्टो यही आएगा, बस एक बार आप पढ़ लेना बस, ठीक है। चलो आगे लिखा है एज मेंशन्ड अर्लियर following compatible pollination the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through the one of the germ pore। मैंने कहा था ना 3 हो सकते हैं, ट्राइकोल्पेट कंडीशन हो सकती है, मोनोकोल्पेट हो सकती है, एक हो सकती है तो मोनोकोल्पेट, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन, अब ध्यान से समझना है कि पोलन ग्रेन का कंटेंट, भाई अगर वो टू सेल्ड है तो जेनेटिव सेल भी कंटेंट में हुई, तो जेनेटिव सेल कहां घुसेगी, पोलन ट्यूब में घुसेगी, समझ आई, कहां घुसेगी, पोलन ट्यूब में घुसेगी। लिखा है द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, ठीक है भाई ये, एंड पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू, तो पोलन ट्यूब टिश्यू को तोड़ती हुई स्टाइल के टिश्यू को, अगर स्टाइल खोखली है तो कोई दिक्कत नहीं, जाएगी फटाक, अगर टिश्यू है तो उसको तोड़ेगी, एंजाइम निकाल के तोड़ती है। ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी, यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पोलन ग्रेन आर शेड एट द टू सेल्ड कंडीशन, वेजिटेटिव और जेनेटिव। तो ऐसे में जेनेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, ये ध्यान रखना है, पोलन ट्यूब में घुस के वो करेगी डिवीजन। जेनेटिव सेल एंटर टू द पोलन ट्यूब डिवाइड इनटू द माइटोटिकली टू फॉर्म द 2 मेल गैमेट, ध्यान रखना है। इन प्लांट विच शेड पोलन इन द 3 सेल्ड कंडीशन, जिनमें 3 सेल है उनमें पहले से ही 2 मेल गैमेट है, तो पहले से ही पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होंगे। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, है ना, एंड द एंटर द वन ऑफ द सिनर्जिड को तोड़ते हुए घुसेगी, और फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करेगा कि यहां से आओ, और वो सिनर्जिड को तोड़ते हुए अंदर जाएगी। Many recent studies have shown the filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guide the entry of the pollen tube। ये सवाल बनता है, ध्यान रखना, गाइड कौन करता है, पोलन ट्यूब की गाइडिंग एंट्री कौन कराता है, तो वो है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस किसका है, वो है सिनर्जिड का, ठीक है। ऑल दीज इवेंट फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन, ये भी नीट में आएगी लाइन, मार्क कर लो, पोलन डिपोजिशन से लेकर के उसकी पोलन की एंट्री तक का सब मिला जुला करके कहलाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by the promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained of this area would help the plant breeder in the manipulating pollen pistil interaction, even in incompatible pollination to get desired habit। तो हमें क्या मतलब है, कर लो, सवाल नहीं आएगा यहाँ से। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca and glass slide। तो भाई ये सवाल यहां से ऐसे बनेगा कि आपको एक स्लाइड पर अगर पोलन ग्रेन को ग्रो करना है तो आपको 15 से 30 मिनट तक वहां पर 10% सॉल्यूशन शुगर का बना करके, और उसमें एक चीज ध्यान रखना, बोरोन जरूर चाहिए होता है पोलन जर्मिनेशन के लिए। तो ये सवाल ध्यान रखना, इससे आपका पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। और ये कह रहे हैं कि अगर आपको देखना है कि पोलन ट्यूब ग्रो करती है नहीं करती, तो आप स्लाइड पर शुगर का सॉल्यूशन लें और ग्रो कर लें, तो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें इन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम ये करेंगे, अगर आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बहुत आसान बात है ये, बाइसेक्सुअल फ्लावर है अगर, तो मैं चाहता हूं कि उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के ऊपर, मान लो ये फ्लावर है मेरा, मैं चाहता हूं कि मेरे फ्लावर के ऊपर आपका ये एंथर है, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर पोलन ग्रेन में अपनी इच्छा से डालूं। मेरे को ना कुछ करना है रिसर्च, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ये डालूँ अपनी मर्जी से, तो मुझे कुछ नहीं करना है, आर्टिफिशियली मेरे को कैंची लेके इसको काटना है, किसको, एंथर को। इमेच्योर स्टेज में मेरे को एंथर काटना है, बस एंथर काटो, इमैस्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, इमैस्कुलेशन होगा। उसके बाद इसके ऊपर ढक दो एक बटर पेपर की कवर। ये जब इसके अंदर एग बन जाएगा, कवर हटाओ, कवर हटा करके अपना पोलन ग्रेन डाल दो, फिर से कवर ढक दो, और फिर अपनी इच्छा से पॉलिनेशन हो गया, ठीक है ना।
तो ये है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपको पहले पूछेंगे, पहले क्या, पहले इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, फिर ढक दो, कवर कर दो, फिर हटाओ, फिर डस्टिंग करो, फिर ढक दो, बस हो गया। A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine the desirable hybrids. Superior varieties. Artificial hybridization is one of the major approach of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination. This is achieved by the emasculation, bagging, tagging. And if the female parent bear the bisexual flower, removal of anther from the flower but before the anther dilations using a pair of forceps is necessary. तो सवाल कुछ नहीं आएगा, नीट में आएगा इमैस्कुलेशन क्या है, बस हटाओ। इमैस्कुलेशन है रिमूवल ऑफ एंथर, हटाओ। इसको हटाएंगे, फिर बटर पेपर का बैग लेंगे, ये ध्यान रखना, उसको कवर कर देंगे, बैगिंग करेंगे, बैगिंग के बाद उसको हटाएंगे, डस्टिंग ऑफ पॉलन करेंगे, उसके बाद फिर से रीबैक करेंगे, बस इतना ध्यान रखना, यही हो गया, ठीक है ना। अगर ये कह रहे हैं कि फ्लावर अगर पहले से ही यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। फ्लावर पहले ही यूनिसेक्सुअल है तो क्या करोगे, है ना, जरूरत नहीं है ना, तो फिर इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे, सीधा बैगिंग करेंगे, डस्टिंग ऑफ पॉलन और फिर से रीबैगिंग और बस। टैगिंग भी करते हैं, यहाँ बताया नहीं है, ठीक है, समझ आया ना बात। जो एक बार ही पीछे का फोटो रह गया हमारा, इसको फोटो को देखते हुए आते हैं, कहाँ गए ये रहा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉलन ट्यूब आ रही है। अब देखो ध्यान से, पॉलन ट्यूब आ रही है, ये घुसी है, सिनर्जिड को तोड़कर फिलिप होम एपरेटस ने इसको गाइड किया भाई साहब, ये जाएगी इसको तोड़ के अंदर। इसमें मेरे को ध्यान रखना, ये मेल गैमेट के पीछे पीछे ये भी है बेचारा। ये सवाल आ सकता है कि मेल गैमेट फॉलोड बाय द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये एक चूहा बिल्ली का खेल है, ध्यान रखना, पूछेंगे। फिर ये जाएगी तोड़ के अंदर, तो यहाँ जाने के बाद देखो मेल गैमेट रिलीज हो गए, तो प्लीज ध्यान रखना कि मेल गैमेट रिलीज होंगे तो कहाँ होंगे, मेल गैमेट सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज होंगे, क्योंकि सिनर्जिड का ही साइटोप्लाज्म यहाँ पड़ा हुआ है, उसमें रिलीज होंगे। दो मेल गैमेट, कितने, दो, दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ में और एक करेगा इनके साथ में, किनके, पोलर न्यूक्लियाई के। ध्यान से देखो, दिखाया गया है पोलर न्यूक्लियाई जुड़ रहे हैं, अब पहले अलग थे, अब जुड़ रहे हैं, जुड़ के ये थोड़ी देर बाद 2n हो जाएंगे, तो तब इनको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फिर एक मेल गैमेट जुड़ेगा, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। चलिए, यहां तक का हमारा कवर हो गया ना, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है डबल फर्टिलाइजेशन। तो अभी क्या होगा, जो मेल गैमेट रिलीज हुए हैं तो वो क्या करते हैं, ये यूनिक इवेंट है। ये डबल फर्टिलाइजेशन केवल और केवल किसमें होता है, एंजियोस्पर्म्स में होता है, और की नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको देखो, आसान है बहुत ज्यादा। डबल फर्टिलाइजेशन नवाशीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ढूंढा था लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया में, ये नहीं पूछेंगे। लिखा है आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, एक सिनर्जिड को तोड़कर अंदर घुसने के बाद द pollen tube release the two male gamete into the cytoplasm of synergid। ये इतना अच्छा लिखा है, अलग लेवल है ये। साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड मतलब मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल में नहीं बोला, सिनर्जिड ऑफ साइटोप्लाज्म में बोला है, साइटोप्लाज्म सिनर्जिड बोला है, ध्यान रखना। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एग सेल, एक एग पे जाएगा और उसके साथ जुड़े, उसको कहते हैं सिनगैमी, n+n, एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट फिर डिवाइड करेगा, वो बनाएगा एम्ब्रियो, समझ आई। बाकी का जो था दूसरे वाला वो जुड़ेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो मैंने बताया पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे पहले, उससे जुड़ेगा फिर, है ना, तो वो बन जाएगा 3n, क्योंकि 2n तो वही हो गया और फिर n आएगा मेल गैमेट, तो वो हो जाएगा ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसे बोलते हैं ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पैन। और सेंट्रल सेल क्या बनेगी अब, जिसमें पोलर न्यूक्लियाई थे वो क्या बनेगी, वो बनेगी पैक, PEC, ठीक है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो ध्यान रखना, ट्रिप्लॉयड होता है एंडोस्पर्म यहां पर, और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वहां हैप्लॉयड होता है, कान की बात है, याद रखना। लिखा है दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी दोनों को मिला गया है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन आर अकर हियर, that's why we can say it is a double fertilization, an event unique to the flowering plant। भाई ध्यान रखना, फ्लावरिंग प्लांट में यूनिक इवेंट है, नीट में आएगा, ठीक है, कर देना। द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो ये भी बढ़िया सवाल है
कि अभी सेंट्रल सेल जो थी वो सेंट्रल सेल नहीं रही, अब वो पैक है, पैक पीईसी। एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, बाद में पैक जो है वो एंडोस्पर्म बनाएगी, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी, और जो आपका जाइगोट है वो भविष्य में एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डिप्लॉइड होगा। क्या होगा? डिप्लॉइड। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें आप देखो यहां पे हमें दिखाया है जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाया। तो पहले मैं आपको एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट समझाता हूं, उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। होता यह है कि मान लो ये हमारा जो है, ये है हमारा ओव्यूल। आप ध्यान से चीज़ों को पोजीशन के अकॉर्डिंग देखना, ये है हमारा ओव्यूल। भाई ओव्यूल के अंदर ही तो आपका एम्ब्रियो सैक है, आपको पता है ना, ये रहा एम्ब्रियो सैक में, ये बन गया है ट्रिपल एन, ये पैन है सेंट्रल में, पैन जो है वो 3N है ना। यहां बन गया जाइगोट जो कि 2N है, समझ रहे हो ना। अभी जो पैन है वो पीसी पैक जो है, मतलब जो सेंट्रल सेल थी, ये बनेगी अभी अपन एंडोस्पर्म। तो होगा ये कि जो आपकी पैक है वो सेल जो कि 3N न्यूक्लियस रखती है, वो आपकी माइटोटिकली डिवाइड करेगी, वही होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगी लगातार, फ्री न्यूक्लियर न्यूक्लियर फटाफट से। तो भाई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस चल रही है लगातार, जिससे कि आपका बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाएंगे। भाई मान लो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए ऐसे ऐसे ऐसे। तो अभी ये जो बना है, अभी इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 3N स्ट्रक्चर है, कैसी 3N फ्री न्यूक्लियर है क्योंकि सेल तो बनी नहीं है। बाद में ये सेल्यूलर हो जाएगी, अभी फ्री न्यूक्लियर। तो ये ध्यान रखना, आपको एग्जांपल दिया कोकोनट का। ये कह रहे कोकोनट वाटर क्या है, तो ये कोकोनट वाटर कुछ नहीं है, ये एंडोस्पर्म है जो कि एम्ब्रियो के लिए खाना पीना है। ये अभी लिक्विड फॉर्म में है तो फ्री न्यूक्लियर है, बाद में वो धीरे धीरे सेल्यूलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बाद में फिर ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे, फिर ये धीरे धीरे सेल बनाएगी, सारे न्यूक्लियस। और सेल बनाने के बाद आपने देखा होगा कोकोनट के अंदर वो व्हाइट वाला जो होता है पार्ट, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। तो फाइनली जो आपका फ्री न्यूक्लियर है उसको भी सेल्यूलर ही बनना है, तो न्यूक्लियर को भी सेल्यूलर होना होता है, पर पहले वो न्यूक्लियर है, ठीक है। इस तरह से कुछ जगह पर सीधे सीधे सेल्यूलर होता है, ठीक है ना। एक जगह होता है हेलोबियल टाइप, तो वो आपको पढ़ाया नहीं गया, आपको एक ही बताया, तो वही देखेंगे। तो फाइनली होता है कि एंडोस्पर्म बन जाती है। एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसको एम्ब्रियो खाएगा, एम्ब्रियो खा करके बड़ा होगा, समझ आए ना, डेवलप करेगा। कभी कभी एंडोस्पर्म बच जाती है, कभी कभी एम्ब्रियो पूरा निपटा देता है, तो उसके बारे में आगे बात होगी। पर ध्यान रखना एंडोस्पर्म पहले बनेगी, तब जाइगोट में डिवीजन शुरू होगा, क्योंकि जाइगोट चाहता है कि पहले मेरा खाना पीना बना के दो, मैं नहीं करता डिवाइड, ऐसा यहाँ ध्यान रखना। तो ये पैन वाली सेल जो है ये बना लेगी पूरा एंडोस्पर्मिक पार्ट, एंडोस्पर्म। उसके बाद जो आपका जाइगोट है ये वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है ना। तो पहले पढ़ते हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। देखो क्या सवाल आएंगे पेपर में। यहाँ लिखा है कि फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are collectively termed as post fertilization event। लिखा है सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, आगे लिखा है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये है सवाल, पहले बनता है एंडोस्पर्म फिर बनता है एम्ब्रियो। Why? The primary endosperm cell divide repeatedly and form a triploid endospermic tissue. The cells of this tissue are filled with the reserved food material and are used for nutrition of the developing embryo. In the most common type of endosperm development, the pan undergoes successive free nuclear division. लगातार डिवाइड करता है। This stage of endosperm development is called the free nuclear endosperm. Subsequently, बाद में cellular हो जाएगी, cell wall formation होगा, and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water, ये मार्क कर लेना, coconut water जो है वो है free nuclear endosperm. And is nothing but a free nuclear endosperm made up of the thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. तो white वाला क्या है? सेल्यूलर, ठीक है ना। फिर नीचे लिख रहे हैं कि भाई कुछ सीड जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म पूरा एम्ब्रियो नहीं खा पाता, वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। जिनमें खा लेता है सारा वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। लिखा है एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जैसे डाइकोट्स में पी ग्राउंडनट बीन से डाइकोट है, डाइकोट में ज्यादातर एंडोस्पर्म नहीं बचती पर मोनोकोट में बच जाती है। लिखा है
बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योरिंग सीड दैट इज द कैस्टर। तो ये कैस्टर एंड कोकोनट यहां एक मोनोकोट है और ये कैस्टर एक डाइकोट है, पर डाइकोट होते हुए भी कैस्टर में ऑयली एंडोस्पर्म होती है, ये एक्सेप्शन है। एंड द बीन यूज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, तो ये बची हुई एंडोस्पर्म का क्या करते हैं, तब ये सीड जर्मिनेशन जब जमीन पे गिरता है तो वहां यूज करते हैं, एम्ब्रियो निपटा नहीं पाता तो बाद में यूज होता है, ऐसा है। एंड जैसे कि पीज में, कैस्टर में, सम ऑफ द सीड कैस्टर का देखो, कैस्टर में तो मिलेगी, पीज में नहीं मिलेगी, बीन में नहीं मिलेगी, ग्राउंडनट में नहीं मिलेगी और कोकोनट में मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि देख लो किसमें है किसमें नहीं है। व्हीट, राइस और मेज ये मोनोकोट है, इनमें है भाई स्टार्ची एंडोस्पर्म मिलती है इनके अंदर, मार्क कर लेना, ठीक है ना। तो जिनमें है वो एंडोस्पर्मिक, जिनमें नहीं है वो नॉन एंडोस्पर्मिक, जिनमें है वो बची हुई वाली सीड के जर्मिनेशन में यूज होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अभी अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो उससे पहले अब पीछे वाला फोटो जो है उसको समझ लें, उसके बाद ये थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पे फोटो दिया है, देखो फोटो है आसान। जाइगोट तब डिवाइड करेगा शुरू जब मामला थोड़ा खाना पीना बना देंगे, मतलब एंडोस्पर्म जब बन जाएगी तब ये भी शुरू कर देगा। लिखा है, दिखाया गया है, जाइगोट जो है वो डिवाइड किया है, इसने दो सेल बनाई। एक सेल कहलाती है एपिकल सेल, एक सेल बनाएगा ये बेसल सेल। और बेसल और एपिकल में ऐसा होगा, बेसल फिर लगातार डिवाइड करके एक लंबी सी स्टॉक बना लेगी जिसे कहते हैं सस्पेंसर। तो ये बनाई है बेसल ने, और ये जो आगे एम्ब्रियो बनेगा ये बनेगा एपिकल से। एपिकल फिर डिवाइड करती है और पहले 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल ऐसे बनाती है और फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। इसमें आप देखोगे बाहर एपिडर्मिस भी बन रही है और धीरे धीरे और भी टिश्यू बनते हैं, ज़्यादा डिस्कशन यहाँ है नहीं। तो खैर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर के बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, ये हार्ट शेप होगा। तो ये थोड़ा सा इवेंट है ध्यान से देखने वाला। यहाँ पर जो सस्पेंसर है उसकी ये वाली सेल मान लो, इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस, ये यहाँ पे दिया नहीं है, ये हाइपोफाइसिस जो दिख रही है ये वाली सेल, ये बाद में एम्ब्रियो की रेडिकल बनाएगी और यहाँ पर जो सेल्स है ये वाली, ये बनाएंगी बाद में प्लेम्यूल, ऐसा है। और ये जो लाइन है यहाँ वाली, यहाँ पर ये जो लाइन ये बनेगी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस फ्यूचर में, ये ध्यान रखना है अभी आपको। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पर जो हाइपोफाइसिस है, जो सस्पेंसर की सेल है, ये है प्रॉब्लम यहाँ। सस्पेंसर वाली सेल जो है वो बनाएगी आपकी यहाँ रेडिकल, जिससे कि बाद में रूट बनेगी एम्ब्रियो में, और प्लेम्यूल से बनेगा भविष्य में शूट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और एम्ब्रियो में देखो दो ही चीज़ें हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस है और बराबर में बनेंगे कोटिलिडन। तो बराबर वाला जो एरिया है ये वाला, देखो ये तो हो गया मान लो एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये बराबर वाला जो एरिया है ये आपका ग्रो करेगा और फिर ये बनाएगा कोटिलिडन। दो बन रहे हैं तो डाइकोट है और फिर ऐसे ग्रो कर जाएंगे। इसमें आप देखो एक टिप पे यहाँ पे बताया गया है प्लेम्यूल और एक साइड रेडिकल। ध्यान बस ये रखना है कि रेडिकल जो है वो एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, रेडिकल सस्पेंसर ने बनाया है। ऐसे नीट पूछेगा नहीं पर फिर भी ध्यान रखना। और ये दो कोटिलिडन है तो डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो। नीट तो ऐसे पूछता है पहले हार्ट बनता है या ग्लोबुलर, ऐसे हल्के सवाल तो ध्यान रखना, कर देंगे, है ना। तो ये ऐसा है, बस डाइकोट का ये है। मोनोकोट का भी शुरुआत में ऐसा ही होता है, बाद में थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। चलो यहाँ लिखा है, थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बारी। अरे गायब होगी भाई, कहाँ चली गई, आ गया। लिखा है एम्ब्रियो डेवलप्स इन द माइक्रोपाइलर एंड। तो ध्यान रखना, देखो आपको पता है ना एग किधर होता है, एग होता है माइक्रोपाइल पे, तो एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, माइक्रोपाइल पे। लिखा है एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक where the zygote is situated. Most zygote divide only after the formation of certain amount of endosperm. तो भाई ध्यान रखना, थोड़ी सी एंडोस्पर्म बनेगी तब बनेगा जाइगोट में डिवीजन शुरू होगा। This is an adaptation to provide the assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stage of embryo development, embryogeny are similar in both monocot and dicot, पर बाद में थोड़ा चेंज हो जाता है डाइकोट से मोनोकोट में। The zygote give rise to the proembryo and subsequently globular और heart shape और mature embryo। ज़्यादा कुछ बताते नहीं है, बस हो गया, इतना ही बहुत है। फिर ये मोनोकोट का दिखा रहे हैं, लिखा है एक बार फोटो देख लो मोनोकोट का। ये मोनोकोट वाला है बेचारा, हमें सवाल जानने क्या है। पहला सवाल ये है, मोनोकोट के एम्ब्रियो में एक ही कोटिलिडन होता है, उसे कहते हैं स्कूटेलम। सवाल ये है कि सिंगल लेटरल कोटिलिडन जो है मोनोकोट का, उसे कहते हैं स्कूटेलम। फिर आप देखोगे स्कूटेलम जो है, ये मैं बताऊं आपको, ये एम्ब्रियो है तो ये स्कूटेलम एंडोस्पर्म में होगा कहीं ना कहीं। तो एंडोस्पर्म से जो खाना आता है वो इसके थ्रू पहुंचता है आगे, ये ध्यान रखना बस, ऐसा, ठीक है, पूछ लेता है कोई।
और फिर यहाँ लिखा है कोलियोप्टाइल, तो ये अलग बात है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये जो मैं ब्लू पेन से मार्क करता हूँ, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पर। तो इसमें भी आपको पता है एक साइड पर रेडिकल होगा वैसे ही, और एक साइड पर इसमें प्लेम्यूल होगा। यहाँ पर प्लेम्यूल है, प्लेम्यूल से बनेगा शूट, तो शूट के आगे शूट एपेक्स दिखाया है। फिर यहाँ बताया कि शूट को कवर करता है एक लीफी कवरिंग जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। ऐसे ही रूट वाले पार्ट जो है रेडिकल से रूट बनेगी, उसको कवर करता है कोलियोराइजा, जो कि एक टिश्यू है, वो उसको कवर करता है। मेरे को लगता है ये सवाल बन सकता है कि रूट कैप ऑल्सो कवर्ड बाय द कोलियोराइजा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये है, बस यहाँ से एक सवाल हो रहा है, ईपी ब्लास्ट पूछ लेगा कोई कि क्या है, तो ये रिड्यूस्ड कोटिलिडन है, अगर आया तो देख लेना, ठीक है। चलो, यहाँ लिखा है कि टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो एंड द कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोट। ध्यान रखना है सवाल, एम्ब्रियो में दो चीजें होती हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन। कभी कभी बच्चों को ये भी पता नहीं होता, एम्ब्रियो में दो चीजें होती हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, कोटिलिडन के अबव लेवल से ऊपर, तो वो कहलाता है एपिकोटाइल, अभी बताऊंगा क्या है। और वो जाके खुलता है प्लेम्यूल में, और जो नीचे वाला पार्ट होता है बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, वो खुलता है रेडिकल में। ये ध्यान रखना, अभी मैं समझा देता हूँ, पहले ये क्या है। देखो, मान लो ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये कोटिलिडन है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये कोटिलिडन है, ये तो हो गया दो कोटिलिडन। अभी ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसमें आप देखो ये प्लेम्यूल है, ये रेडिकल है। तो भाई ये जो पार्ट है ना एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ये इसको कहते हैं एपिकोटाइल, और ये जो है भाई ये है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू द रेडिकल, एपिकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू द प्लेम्यूल। बस इतना आप ध्यान रखना, बस ये अबाउ द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज एपिकोटाइल, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज हाइपोकोटाइल। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। चलो, फिर अपन पढ़ते हैं, यहां लिखा है कि भैया एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडन possesses only one cotyledon in the grass family. The cotyledon is called the scutellum. ये सवाल आएगा, यहां से पूछेंगे नीट में, ठीक है। That is situated towards one side, lateral पूछेंगे, and its lower end embryonal axis has the radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleoryza. The portion of the embryonal axis above the level of the attachment of scutellum is the epicotyle. वैसा ही यहाँ भी है, epicotyle has shoot apex and plumule होता है उसके अंदर लीफ प्राइमोडिया होती हैं, उसके अंदर होलो फोलियर स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल जो होती है वो उसको कवर करती है। मतलब कोलियोप्टाइल जो है वो शूट वाला पार्ट कवर करती है, कोलियोराइजा रूट वाला, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आगे लिखा है, भिगो के देख लेना, सीड देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट हेडिंग है सीड, ठीक है। तो लिखा है इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भैया देखो, ये भी सवाल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो बता दोगे सीड है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, ओवरी के अंदर बनते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड में तीन चीजें हैं, ध्यान रखना, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, सीड कोट है, एंड कोटिलिडन्स है। द कोटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर and generally thick and swollen due to the storage of food. And mature seed may be non-albuminous or ex-albuminous, मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। जिनमें एंडोस्पर्म बची है वो एंडोस्पर्मिक है, वही एल्बुमिनस है। जिनमें नहीं बची है वो नॉन एल्बुमिनस है या एक्स एल्बुमिनस है। ये एंडोस्पर्म के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है। लिखा है नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एंड कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जैसे डाइकोट में होता है, जैसे पी और ग्राउंडनट में है। Albuminous seed retain the part of the endosperm. They do not completely consume the developing embryo. मतलब पूरा खत्म नहीं करता है, बच जाती है, वो बाद में यूज होगी। जैसे वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, इनमें होती है। कैस्टर डाइकोट है भाई, ठीक है, गुड। नेक्स्ट लाइन, अगर किसी में न्यूसेलस, वैसे न्यूसेलस खत्म हो जाती है पर न्यूसेलस भी बच जाती है, अगर बच गई तो नीट में आएगा परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड एज, आप बता दोगे परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं। भाई परसिस्टेंट न्यूसेलस पेरिस्पर्म है, परसिस्टेंट न्यूसेलस पेरिस्पर्म है, बस एग्जांपल लर्न करनी है। ब्लैक पेपर बीट आएगा ये पक्का, ये वैसे तो खा लेता है वो न्यूसेलस को भी, पर बच गई, ठीक है, ऐसा। फिर आगे इंटैगुमेंट्स क्या होगा, इंटैगुमेंट सीड के कवर बनेंगे, मैंने बताया था। लिखा है इंटैगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन्ड एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, ये सीड कोट बनाएंगे।
द माइक्रोपाइल जो का तो बचेगा, है ना, वो तो एंट्री चाहिए ऑक्सीजन वगैरह के लिए चाहिए होता है। एज अ सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम ड्राई 10 to 15% बाई मास, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती हैं। इसका मतलब सीड अब आपका डोरमेंसी में है। तो सीड बनने के बाद डोरमेंसी में जाएगा, जब उसको वाटर मिलेगा प्रॉपर ज़मीन में जाएगा तब वो डोरमेंसी ब्रेक होती है, आपको पता है ना। तो ध्यान रखना, डोरमेंसी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन होंगी, जरूर सवाल आएगा, कर देना, ठीक है। इफ द फेवरेबल कंडीशन कम्स, अवेलेबल मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, तो वो उगेगा। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड द ओवरी डेवलप एज ए फ्रूट, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, ठीक है ना। ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ये साइमल्टेनियस होता है, तो ये भी सवाल बन सकता है, यहाँ से पूछेंगे कि भैया ये एक साथ होता है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि पहले सीड बनेगा फिर ओवरी फ्रूट बनेगी, ऐसा नहीं है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट, वॉल ओवरी की फ्रूट की वॉल बनेगी, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट फ्लैशी भी हो सकते हैं, फ्रूट अलग भी हो सकते हैं, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड में अलग है, जैसे मस्टर्ड का फ्रूट कहलाता है सिलिकुआ। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। ये सब बच्चों वाली बातें हैं, हो चुकी हैं, इनको नहीं पढ़ना है। फिर लिखा है इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादातर प्लांट में बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट एंड फॉल ऑफ, तो ये सब गिर जाते हैं, सेपल पेटल एंथर पेंथर सब गिर जाएंगे। हाउएवर इन फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल स्ट्रॉबेरी कैशू, ये मार्क करो तीनों। द थैलेमस नीचे से ऊपर चढ़ेगा, ओवरी को कवर कर लेगा, और फिर जो फ्रूट का पार्ट बन जाए, मतलब फ्रूट जो है वो थैलेमस है, अब ओवरी नहीं है, समझ आई ना। तो ये फॉल्स फ्रूट्स होते हैं जहां पर ओवरी फ्रूट नहीं बनाती, थैलेमस बनाता है। तो ध्यान रखना, थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, दैट इज द फॉल्स फ्रूट। और ट्रू फ्रूट वो होते हैं जहां ओवरी खाते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट स्पीसीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ जगह पर बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जाते हैं, कुछ जगह पर। तो वो ध्यान रखना कि जहां बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाएगा ना भाई, वो पार्थिनोकार्पी है। कार्पी कार्पल फ्रूट, कार्पल ओवरी, कार्पल से याद करना है, कार्पल ओवरी ऐसे कार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना। इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये है पार्थिनोकार्पी। इसे पार्थिनोजेनेसिस से ना मिला देना, समझ आई ना। सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि ऑक्सीजन डाल दो तो पार्थिनोकार्पी हो जाती है, ठीक है ना। चलो फिर लिखा है कि सीड ऑफर, फोटो देख लो थोड़े से, ये कैस्टर का है ये वाला फोटो, तो इसमें आपको तो पूछेंगे नहीं कुछ, कैस्टर का फोटो है ये। और ये अनियन का है, तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कर्व्ड एम्ब्रियो किसका है। ये सीड नहीं, एक्चुअली ये फ्रूट है। तो गेहूं वगैरह फ्रूट होते हैं, सीड नहीं होते। इसका नाम है कैरियोप्सिस फ्रूट, ये है। और यहाँ पर आपको ये तो ये दिख रहा है, ये इसकी ओवरी है, थैलेमस का फ्रूट बना है। यहाँ भी ये भी आपका एकीन फ्रूट है स्ट्रॉबेरी का। ये एक कई सारी मतलब ओवरीज हैं जुड़ी हुई हैं आपस में, ये सवाल यहाँ से आ सकता है, ठीक है ना। चलो देखो आगे लिखा है सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज। जो सीड की एडवांटेज बोर्ड में पूछते हैं, नीट में तो नहीं आएंगी। सीड की एडवांटेज क्या है? फर्स्टली सीड सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन द वाटर। ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल। भाई अगर सीड ना होता तो आप कैसे बोते प्लांट, एम्ब्रियो उठा के फेंकते क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता था ना। तो सीड होता है इसलिए कि नई जगह पर जाकर के आप प्लांट बो दो, and new habitat and the help in the species to colonize in other areas as they have sufficient food reserve. Young seedling and nourished until they are capable of photosynthesis. मतलब सीड के अंदर खाना भी होता है, एम्ब्रियो बेचारा खा ले, है ना ऐसा। And their hard seed coat provide protection to the young embryo. Being product of sexual reproduction, they generate a new combination, तो variation में भी मदद करते हैं, ऐसा है। नीचे लिखा है seed is the basis of our agriculture. Rehydration, dormancy of mature seed are crucial for storage of seed. ये सवाल आ सकता है भाई, डोरमेंसी होती है तभी तो आप उसको स्टोर करते हो ना। Which can be used as food throughout the year and also the raise crop in the next season. Can you imagine agriculture in the absence of seed or in the presence of seed which germinate straight away soon after formation and cannot be stored?
हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव, तो सीड डिपेंड करता है कितने दिन तक अलाइव रह सकते हैं। तो यहाँ से 2 सवाल याद कर लो, सीधा खत्म। याद कर लो कि ल्यूपिनस आर्क्टिकस का आर्कटिक टुंड्रा से सीड मिला है, जो कि 10,000 साल पुराना है, और 2000 साल पहले का वायबल सीड मिला है डेट पाम का, फेनिक्स टेक्टाइलिफेरा का। कहाँ से मिला है ये सवाल आएगा। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन ऑफ किंग हेराल्ड प्लेस नियर द डेड सी, ये दोनों लाइनें मार्क कर लेना, दोनों लाइनें सवाल बन के पेपर में आएंगी। 10,000 2000 भूल ना जाना। टेक्टाइलिफेरा 2000 है और दूसरे वाला ल्यूपिनस का है 10,000 साल, ठीक है ना। चलिए, आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, यहाँ से मैं सवाल बता रहा हूँ सीधा क्या आएगा। सवाल आएगा ये, मार्क कर लो, आएगा ये पूछेंगे 2 पैरासिटिक स्पीसीज इनमें से कौन सी है, आप बता दोगे। ओरोबैंक एंड स्ट्राइगा आर द पैरासिटिक स्पीसीज। एक सवाल ये आ सकता है कि ऑर्किड्स के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, भले ही छोटा सा फ्रूट हो, काफ़ी सारे सीड होते हैं, ऐसा बन सकता है सवाल। बाकी आप इसको पढ़ लेना, मेरे को लगता नहीं कुछ आएगा। यहाँ नेक्स्ट हेडिंग है आपका एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो यहाँ मेरे को समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझो होता क्या है। होता ये है, हमने पीछे पढ़ा था कि भाई एक मेगास्पोर मदर सेल बनती है, याद होगा ना आपको। मेगास्पोर मदर सेल इससे 2n होती है, ये मियोसिस करती है, मेगास्पोर बनाती है, n होते हैं। मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनती है जो कि n होता है, एम्ब्रियो सैक में एग होता है जो कि n होता है, ऐसा पढ़ा है ना। लेकिन अगर ये मेगास्पोर मदर सेल या फिर न्यूसेलस की कोई सेल डायरेक्टली ऐसा करे कि ये डायरेक्ट बिना उसके मतलब बिना मियोसिस करे, माइटोसिस करे और एम्ब्रियो सैक बना दे, मान ले बना दी, तो एम्ब्रियो सैक की सारी सेल जो होंगी वो कैसी होंगी, n होंगी कि 2n होंगी, बताओ आप भाई। जितनी भी सेल होंगी वो कैसी होंगी, 2n होंगी। समझ रहे हो ना ये बात, है ना, सब 2n होगा ना। तो ये एग कैसा होगा, 2n होगा। तो ऐसा एग डायरेक्टली 2n एग क्या कहलाएगा, जाइगोट। समझ रहे हो, डायरेक्टली 2n है तो जाइगोट है। जाइगोट सीधे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं ना क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ना पॉलिनेशन हुआ, ना जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन आए, कुछ नहीं हुआ। सीधा जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल थी या एनी न्यूसेलर सेल कोई भी, वो डायरेक्टली माइटोसिस करती है, सीधा ऐसी एम्ब्रियो सैक बनाती है जिसका एग 2n है। एग 2n है तो जाइगोट है, वो एम्ब्रियो बनाएगा। तो ऐसे में बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा भाई, सीड एम्ब्रियो बन गया, फिर बिना फर्टिलाइजेशन की क्या बनेगा, सीड भी बनेगा। ध्यान रखना है। तो बिना फर्टिलाइजेशन सीड बनता है, वो कैसे बनता है, तो ध्यान रखना है, ऐसे बनता है। इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। चलो, यहां लिखा है although seeds in general are the product of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteracean grasses, mark कर लो, Asteracean grasses, have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization, that is apomixis। सीधा सवाल आएगा, apomixis क्या है, seed without fertilization, ठीक है। And what is the fruit production without fertilization called, fruit parthenocarpy। Thus apomixis is a form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction। मतलब सीड बन रहा है, और सीड तो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पर यहाँ हो नहीं रहा है रिप्रोडक्शन, तो ये मिमिक कर रहा है उसको, ठीक है। सीड भी बन रहा है पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। तो ये सीड कैसे होंगे, एसेक्सुअली बने हैं, तो इसका मतलब सेम बनाएंगे ना प्लांट, इनसे सेम प्लांट बनेंगे, ये बात है। देयर आर सेवरल वेज टू डेवलपमेंट एपोमिक्टिक सीड। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल, डिप्लॉयड एग सेल कैसे बनेगी, अगर एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है तो ही तो डिप्लॉयड एग सेल डायरेक्टली विदाउट मियोसिस, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस ही नहीं हुई, तो बनेगा क्या, डिप्लॉयड एग बनेगा, वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देगा। तो ऐसे में तो बन गया सीड बिना फर्टिलाइजेशन के, है ना। गुड, ये एक अलग बात है। यहां से एक अलग बात शुरू हुई, पोलीएम्ब्रियोनी। सिट्रस और मैंगो में देखोगे तो आपको एक ही सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो मिलेंगे देखने को। तो ऐसा कैसे होता है, ठीक है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे ढूंढा था। तो यहाँ लिखा है कि ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ डायग्राम बना के छोटा सा जल्दी से, कि ये मान लो आपका एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर आपको पता ही है, मान लो ये नॉर्मल, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलन ग्रेन आया और उसके अंदर जाइगोट बन गया 2n। लेकिन अगर न्यूसेलस की सेल इसके अंदर घुस जाए, ऐसे न्यूसेलस की सेल इसके अंदर घुस जाए एम्ब्रियो सैक के अंदर, और न्यूसेलस की सेल कैसी है, 2n है, तो इसके अंदर घुसेंगी तो 2n सेल इसके अंदर आ गई एम्ब्रियो सैक के। अब ये सारी 2n सेल क्या बनाएंगी, जाइगोट, सारी क्या बनाएंगी, जाइगोट, और सारी जाइगोट है तो सारे एम्ब्रियो। तो न्यूसेलस की सेल अगर मान लो
अंदर घुस जाए इसके, या फिर इंटेगुमेंट्स वगैरह की सेल घुस जाए, तो वो क्या करेंगी, वो अंदर जा करके जाइगोट से बनाएंगी सीधा और डायरेक्ट एम्ब्रियो बनेंगे। तो ये ऐसे एम्ब्रियो एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज हैं, सीधा सीधा बन रहे हैं बिना किसी बात के, फर्टिलाइजेशन के। तो इससे पॉली एम्ब्रियो जनरेट होती है, पॉली एम्ब्रियो नहीं बनती है इससे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा भी है कि भैया ऐसा सीन है कि वैरायटी ऑफ सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोड्यूस्ड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। In such species, each ovule contain many embryo. Occurrence of more than one embryo in seed is referred to as polyembryony. ऑरेंज के सीड में आप देख लेना, ऐसा बोल रहे हैं तो आपको याद रखना है कि ऑरेंज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना कि अगर एक सीड में 10 एम्ब्रियो हैं तो कितने एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होंगे, 9 होंगे, एक होगा नेचुरल, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जो। फिर यहाँ लिखा है लास्ट पैराग्राफ में, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल of our food and vegetable crops are being extensively cultivated। मतलब इस पैराग्राफ में ऐसा लिखा है कि भैया हाइब्रिड बनाना बहुत मुश्किल होता है और हाइब्रिड सुपीरियर भी होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो फिर हाइब्रिड प्लांट बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, बार बार बाजार से हाइब्रिड सीड को खरीदना होता है, ठीक है ना, किसान को ऐसा दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि क्योंकि हाइब्रिड सीड को आप अगर बोओगे तो उसके कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे, वो हो जाएगा मेंडल वाला, आपको पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि हाइब्रिड सीड से प्लांट जो उगेगा और वही प्लांट फिर हमेशा उसके जो सीड होंगे उनसे हमेशा वैसा ही प्रोडक्टिव प्लांट उगता रहे, तो ये क्या चाहते हैं कि यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह ना हो, हम एपोमिक्सिस से ही सीड बनवा लें। तो इस पर रिसर्च चल रही है आज की तारीख में, ये बात है, जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है कि भैया वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज द हाइब्रिड सीड दैट हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। If the seed collected from the hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character. Production of hybrid is costly and hence the cost of the hybrid seed become too expensive for the farmer. If these hybrids are made to apomicts, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. Then the farmer can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year. उन्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने तो एपोमिक्सिस से वही सीड बना ली दोबारा से। And because of the importance of apomixis, hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer the apomictic genes to the hybrid varieties. तो ये कह रहे हैं कि भैया हम उन जीन को अगर apomixis वाले जीन प्लांट में डाल दें हाइब्रिड में तो बस हो गया काम, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेंगे और उनमें सारे कैरेक्टर सेम होंगे, वो तो कैरेक्टर सेग्रीगेट भी नहीं होंगे, है ना, समझ आई ना, गुड। तो भाई यहाँ हमारा चैप्टर जो है भैया खत्म हो गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देख करके। अगर अच्छा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और ध्यान रखना लगातार आपको सारा कोर्स मिलेगा, गारंटी बोल रहा हूँ, मिलता ही रहेगा लगातार। और बस आप वीडियो को बार बार 1 2 3 4 बार देखिएगा तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। जितने भी दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कर देना, नीट से पहले बहुत पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, पक्का बोल रहा हूँ, गारंटी इस बात की। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और आने वाली वीडियोस भी आपको जरूर मिलती रहेंगी। किसी को कुछ पढ़ना हो, कोई टॉपिक जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। जरूर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।